हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन का वन शॉट लेक्चर। यानी आपका जो सेकंड सेमेस्टर में आपका जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उसके वन शॉट लेक्चर को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। और वन शॉट लेक्चर में आपका क्या क्या चीज़ें होंगी, हर एक चैप्टर का वन शॉट, यानी एक ही वीडियो में आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वन शॉट के चक्कर में आपको 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 1 से 1.5 घंटे में आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, हर एक डाटा को आपको बताया जाएगा। आपका जो आईएनसी का सिलेबस है, यानी आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो भी सिलेबस है आईएनसी का, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके हर एक सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक होंगे, ठीक, आपके हर एक सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, हर एक टॉपिक को डील किया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको हमारे जो पीपीटी है उसमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि आपको हर एक हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखनी है, इन सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप पीपीटी को अच्छे से पढ़ भी लेते हैं ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट पहले चैप्टर का। और वन शॉट होगा और एक गन शॉट होगा। मतलब अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाए, यही लेक्चर देख के अच्छे से चले जाए ना, तो गारंटी से कह सकते हैं कि 37 नंबर में से आपका 25, 26, 37 नंबर 25, 26, 27 नंबर आपके क्लियर रहेंगे। मतलब कि 25, 26, 27 नंबर आप बिना पढ़े पूरे 6 महीने बस इस लेक्चर को देख के चले जाइए, हर एक चैप्टर के एक एक लेक्चर को देख के चले जाइए, आपका क्लियर रहेगा। मतलब 17 से 18 नंबर आपका जो पासिंग मार्क होता है उससे ज़्यादा तो आप कर ही लेंगे। आपका एमसीक्यू भी क्लियर रहेगा। आपको लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, 5 नंबर का आंसर कैसे लिखना है, इस लेक्चर्स को देख के आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज पहले चैप्टर का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका वन शॉट लेक्चर है, जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन वाला। इसमें सबसे पहले हेडिंग हमारी आती है डिफिनीशन क्या होता है न्यूट्रिशन का, ठीक। यानी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक। तो न्यूट्रिशन क्या है, साइंस है, एक तरीके का साइंस है। और उसके अलावा एक प्रोसेस भी है, किस चीज़ का, बाय हुइच, जिसमें बॉडी से में फूड जाता है, यानी जिससे हम बॉडी में फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, टेक करते हैं, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो न्यूट्रिशन जो भी फूड लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन होता है। और किस किस चीज़ के लिए होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपका होता है। साथ ही साथ में आपका जो बॉडी टिश्यू है उसके रिपेयर के लिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन के लिए, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका ये होता है। अब इसके बाद में सिंपल अगर एक जो चीज़ होगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आपका एक साइंस होता है और एक प्रोसेस होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, उसका पाचन होता है, और उससे जो आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस चीज़ में यूज होते हैं, आपके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपका होगा, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए होता है, ठीक। अब सिंपल डिफिनीशन क्या होता है, सिंपली इसको कैसे समझ सकते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं और यूज करते हैं प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है एक प्रोसेस जिसमें हम फूड को ले रहे हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो भी प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, सारी चीज़ें जो मिल रही है उसका प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग में यूज करते हैं। अब प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग क्या होता है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी चाहिए ना आपको चलने के लिए, रोज वर्क करने के लिए, स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए, आपके डेली वर्क के लिए एनर्जी चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरूरी है, चाहे वो वेट बढ़ना हो, चाहे हाइट बढ़ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए में यूज होता है। आपके जो डेली बेसिस पे कोशिकाएं मर रही हैं, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। इसके बाद में आपका आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी जो डेली पाचन है, श्वसन है, आपका चलना फिरना, वो जो भी बॉडी फंक्शनिंग है उससे सारी चीज़ों को क्लियर करना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, और डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना, जैसे कि आपका इम्यूनिटी को मजबूत करना जिससे कि डिजीज से प्रोटेक्शन हो सके, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब अगर आपका साइंटिफिक डेफिनेशन पूछा जाए तो न्यूट्रिशन स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक। जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है या न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड, और भी है वे ऑफ बॉडी यूज देम थ्रू, ठीक। यानी न्यूट्रिएंट का यूज कैसे कर रहे हैं बॉडी, या कैसे ये आपका न्यूट्रिएंट तक ब्रेक डाउन हो रहा, कैसे कैसे किस फॉर्म में टूट रहा, इस ये वे जो है, यानी ये जो रास्ता है इसका भी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक। यानी न्यूट्रिएंट के साथ पास में इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, जो
न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए, हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। चाहे वो आपका इंगेशन हो, यानी आपका खाना खाना, ईटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रेक डाउन करना, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब न्यूट्रिशन इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक। राइट फूड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी खा लीजिए वो न्यूट्रिएंट अच्छा होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन हो सकता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा ना हो। तो न्यूट्रिएंट्स में ज़रूरी है कि ये चीज़ें इंक्लूड हो। पहला तो राइट फूड हो, उसका चूजिंग हो, उसका कुकिंग और प्रिजर्वेशन अच्छा हुआ हो, डाइटरी रिक्वायरमेंट जितना ज़रूरी है एज के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ज़रूरी है, उतना मिलना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज, अब प्रिवेंशन होना चाहिए माल न्यूट्रिशन, मतलब ज़्यादा भी ना खाएं कम भी ना खाएं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, जैसे डेफिशिएंसी डिजीज हो गई, चाहे वो आपका प्रोटीन एनर्जी माल फार्मेशन हो गया, या फिर आपका और भी प्रोटीन डिफिशिएंसी हो गया, आयोडीन डिफिशिएंसी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो इन सारी चीज़ों, अब जैसे इसमें एक लाइन लिखी है डाइटरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एज, अब ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी आपके शरीर के लिए, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होता है तो भी नुकसान करता है, कम होता है तो भी नुकसान करता है। आगे देखेंगे क्या चीज़ें कितनी होती हैं, हर एक चैप्टर में आपका चैप्टर है ना, कार्बोहाइड्रेट का है, लिपिड का है, प्रोटीन का, उसमें हर एक चीज़ का क्या ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज होगी, कम होने से कौन सी डिजीज होगी, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। अब डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि ज़रूरी है आपके शरीर के बॉडी फंक्शनिंग के लिए। और ये कहाँ से मिलता है, आप जो खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसी से मिलते हैं, ठीक। तो ये प्रेजेंट होता है फूड में, आपके आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, चाहे एनर्जी के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर रेगुलेशन के लिए हो, या आपका डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें जरूरी है। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट इसमें आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाटर आते हैं। अब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी शरीर को कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा जरूरी है, कौन सा कम न्यूट्रिएंट जरूरी है, इन सारी चीज़ों को आगे एक एक करके देखेंगे इनके क्लासिफिकेशन में। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपका आता है हेल्थ क्या होता है, हेल्थ को बताने की जरूरत नहीं है क्या है। हेल्थ जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसका WHO के अकॉर्डिंग अगर डिफिनीशन देखा जाएगा तो आपका वही होता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मेटिव। तो ये आपका WHO के अकॉर्डिंग है। इसमें आपका जो है हेल्थ जो है केवल ओनली अगर आपके पास इलनेस नहीं है तो आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। जब तक आप कंप्लीट रूप से फिजिकली फिट ना हो, मेंटली फिट ना हो, सोशली फिट ना हो, साथ ही साथ में आपके पास कोई डिजीज ना हो, तब आप माना जाएगा कि आप एक हेल्दी पर्सन है, ठीक। हेल्थ के 3 मेजर डायमेंशन होते हैं, ठीक। अब 3 मेजर कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, फिजिकल डायमेंशन आपका हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, सोशल हेल्थ हो गया। 3 मेन होते हैं, स्पिरिचुअल को मेन में नहीं जोड़ा जाता लेकिन वो भी आता है आपका, ठीक। तो आपका चाहे वो मेंटल हेल्थ हो जाए, चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो जाए, इन्वायरमेंटल हेल्थ हो जाए, स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाए, फिजिकल हेल्थ हो जाए, ये सारे हेल्थ के आपके डायमेंशन में आ जाते हैं। अब फिजिकल हेल्थ में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, अगर फिजिकल हेल्थ में देखा जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फिजिकल हेल्थ में बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, यानी बॉडी का आपका चल रहे हैं सही से, आप उठ बैठ पा रहे हैं सही से, तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में आ रही हैं। आप जैसे मैंने पेन उठा रहा हूँ तो मेरे हाथ का जो फिजिकल हेल्थ है वो सही है, मैं चल रहा हूँ, खड़ा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ गई, फिजिकल हेल्थ में आ गई। नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपका फिजिकल में आता है। जैसे कुछ लोगों का एज के अकॉर्डिंग आपका क्या नहीं होता, हाइट नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। या फिर जो है एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों को टर्म में यूज करते हैं। तो इसको कमेंट में बताइए कि एज के अकॉर्डिंग अगर वेट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, हाइट नहीं है एज के अकॉर्डिंग तो उसको क्या कहते हैं, इसको एक एक टर्म में कहते हैं, कमेंट करके तुरंत बता दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो फिजिकल डिजीज, कोई फिजिकली डिजीज नहीं होना चाहिए, ठीक। या डिसेबिलिटी, इसमें डिसेबिलिटी भी आप जोड़ सकते हैं कि कोई डिसेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे आपका हाथ पैर ना टूटा हो, ठीक। गुड स्टेमिना अच्छी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्वस्थ हैं लेकिन अभी आपको 100 मीटर दौड़ने को कहा जाए तो हालत ख़राब हो जाए, तो फिजिकल स्टेमिना भी सही होना चाहिए, ठीक। 10 किलो की बोरी ना उठा पाएँ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप फिजिकली हेल्दी माने जाएंगे। मेंटल हेल्थ में क्या आता है, एबिलिटी टू थिंक क्लियर, कोई भी चीज़ अगर आपके लेवल की चीज़ दी जा रही है तो उसको सोच पाए, उसको समझ पाए, उसको सॉल्व कर पाए, ठीक। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है छोटे बच्चों की तरह किसी भी चीज़ पे कि हमको कुलकुले चाहिए तो कुलकुले चाहिए,
ठीक ठीक, कुरकुरे पे नहीं जिद करना है। तो कुरकुरे पे अगर आप जिद कर रहे हैं कि नहीं हमको कुरकुरे चाहिए ही चाहिए, तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी सही नहीं है, छोटे बच्चों जैसी है। तो आपके एज के अकॉर्डिंग वो भी होने चाहिए। स्ट्रेस हैंडल करने, आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आपको उतना ही, जैसे कि एकेडमिक स्ट्रेस दिया जाता है जिससे कि आपका क्या हो, आप उस लेवल का झेल सकें। तो आप अगर ग्रेजुएशन में, आप ग्रेजुएशन के एकेडमिक प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, तो मतलब आपका क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेस हैंडलिंग सही नहीं है। ठीक, पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, बिहेवियर जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सोशल हेल्थ आ जाता है। सो आपने इन्वायरमेंट में अपने आस पड़ोस के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप उनसे बर्ताव कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल हेल्थ में आ जाते हैं। जैसे गुड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड सोसाइटी, सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए अपने लेवल का वर्क कर ले जाएँ और कम्युनिकेट कर ले जाएं लोगों से। साथ ही साथ में सोशल एडजस्टमेंट, लोगों को एक साथ बीच में घुलना मिलना रहना, ये सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए। अब इसके बाद में आ जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लगभग चीज़ें पढ़ चुके होंगे हेल्थ के बारे में, आप फंडा में, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डील करना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो हेल्थ कैन बी डिफाइन है, हेल्थ किस रूप में डिफाइन किया जा सकता है, कंडीशन इन हुई ए पर्सन टू इनएबल टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड लिव इन द प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक, तो आपका क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वही पर्सन वही हेल्दी है जो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को, अडाप्ट कर ले रहा है अपने इन्वायरमेंट को, और जिंदा रह रहा है, प्रोडक्टिव लाइफ को अपने जिंदा रख रहा है। ठीक, यानी प्रोडक्टिव लाइफ उसका है, ठीक ठीक ठाक रह ले रहा है अपने इन्वायरमेंट में। रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, अब न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब इस टॉपिक में अगर आपको समझाना पड़े तो हमको लगता है कि आप बीएससी नर्सिंग के लायक नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। ये सही बात है ना, कितने लोग एग्री करते हैं बताइए, कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर न्यूट्रिशन आपका सही नहीं है तो आपका हेल्थ नहीं सही होगा। ठीक, तो ये सही बात है ना, कमेंट करके बताइए कितने लोग एग्री करते हैं। तो अगर न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप देखा जाए तो यही है कि न्यूट्रिशन, अगर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा है तो आपका जो है हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस नहीं अच्छा है, ठीक, अगर न्यूट्रिशन स्टेटस आपका अच्छा नहीं है तो आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। क्लियर है ना, तो वही चीज़ है, न्यूट्रिशन इज ए फंडामेंटल न्यूट्रिशन इज द फाउंडेशन ऑफ द हेल्थ। ठीक, क्या है, नींव है हेल्थ की न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं होगा तो हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है। गुड न्यूट्रिशन हेल्प किस चीज़ में, अगर अच्छा न्यूट्रिशन है तो हेल्प करेगा नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इम्यूनिटी और डिजीज रेजिस्टेंस में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हेल्थी प्रेगनेंसी आउटकम, प्रेगनेंसी का अच्छा आउटकम, यानी आपका बेबी भी अच्छा होगा, आपका बेबी का डिलीवरी भी अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हेल्दी होंगी। ठीक, गुड मेंटल परफॉर्मेंस, और मेंटल परफॉर्मेंस मतलब अगर किसी बच्चे का हेल्थ चेक करना हो, अगर वो अपने लेवल के, अपने क्लास के लेवल का रीजनिंग नहीं सॉल्व कर रहा, मैथ नहीं सॉल्व कर रहा, क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहा, तो उसका मेंटल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। साथ ही साथ में आपका प्रिवेंशन ऑफ द एनीमिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, वही है कि सारे डिजीजेस से आपको बीमारियां कम होंगी अगर आपका डाइटरी लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा, डाइट अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो न्यूट्रिशन जो है आपका डायरेक्ट आपका प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, जो भी आप समझ लीजिएगा, मेरा थोड़ा हिला डुला हुआ है मैथ फिजिक्स, तो मतलब न्यूट्रिशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके किस चीज़ पे, हेल्थ पे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पुअर न्यूट्रिशन किस चीज़ को लीड करेगा। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो पुअर न्यूट्रिशन हो गए तो आपका किस किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, माल न्यूट्रिशन। ठीक, माल न्यूट्रिशन होगा, जाहिर सी बात है, यानी आपका या तो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, या तो आपको मोटापा जैसी बीमारियां होंगी, या तो आपको प्रोटीन एनर्जी माल फॉर्मेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्वासिकोर हो सकता है, मारास्मस हो सकता है, यानी किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या तो होगी, या तो एक्सेसिव ज़्यादा हो जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी। वीकनेस एंड इन्फेक्शन होगा, आप वीक रहेंगे, पुअर वुंड हीलिंग होगा, ये सारी चीज़ें पुअर वुंड हीलिंग तो लक्षण कह सकते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन है आपका। डेफिशिएंसी डिजीज जैसे एनीमिया हो या गॉइटर होगा, रिकेट्स हो जाएंगे। ओबेसिटी एंड लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक, तो ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके हो सकती हैं, डिप्रेशन वगैरह की बीमारियां, अगर सही से लाइफस्टाइल आपका नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। पहला आपका होता है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा होता है आपका ठीक ओवर न्यूट्रिशन। तो दो चीजें आपकी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन को WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन लिखने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप कोई भी डेफिनेशन लिखिए तो उसको अकॉर्डिंग करके लिखिए। अगर अकॉर्डिंग टू WHO लिख दिए आपने तो समझ लीजिए अगर वो डेफिनेशन आपका 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा। आप पूरा डेफिनेशन सही लिखिए और अगर अकॉर्डिंग नहीं लगाइए तो एग्जामिनर 1 नंबर से ज़्यादा आपको डेफिनेशन पे नहीं देगा। इस चीज़ को याद रखिए। चाहे ऊपर पहले लगा दीजिए कि अकॉर्डिंग टू WHO या नीचे ऐसे WHO लिख दीजिए, अलग पेन से अलग कलर के पेन से लिख दीजिए या उसको हाईलाइट कर दीजिए, लेकिन इसको कीजिए, इससे आपके नंबर बढ़ते हैं। और इस वन शॉट के लेक्चर में आपको देखिए सीक्वेंस भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपका माल न्यूट्रिशन आया तो क्या लिखना, पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में 3 मेन चीज़ें होती हैं माल न्यूट्रिशन में, दी ज़्यादा मेन थिंग, इसको इंक्लूड करना है। उसके बाद में क्या हेडिंग है, हेडिंग्स आपको इंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन हुआ, डेफिनेशन हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर आपका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उससे रिलेटेड डिजीजेज क्या हैं, ये सारे हेडिंग्स। आप हेडिंग डालिए, उसमें 2 पॉइंट लिखिए, लेकिन हेडिंग डाल के लिखेंगे और पॉइंट वाले लिखेंगे। देखिए हमारे सारे जो PPT में चीज़ें हैं पॉइंट वाइज है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना होता है। तो हमारा काम है कि आपको ट्रेन करना, उसी तरीके से आपको कंटेंट देना जिससे आप एग्जाम में लिख के अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो WHO के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन रिफर किया जाता है डेफिशिएंसी, या तो हो सकती है या तो किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, या तो एक्सेस हो जाएगा, या फिर इम्बैलेंस हो जाएगा इन ए पर्सन, ठीक, इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, ठीक, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट, जिस भी न्यूट्रिएंट का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, वसा हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं, अब या तो ज़्यादा हो जा रही हैं तो भी उसका माल फॉर्मेशन हो जा रहा है, माल न्यूट्रिएंट्स हो जा रहा है, या फिर वो कम हो जा रही है तब भी हो जा रहा है, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं, या तो ज़्यादा हो जा रहा है या तो कम हो जा रहा है, एज के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। तो इससे आपका क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं इम्बैलेंस होना या माल न्यूट्रिएंट्स होना, माल नरिश होना, ठीक, तो इसी को कहते हैं, ठीक। तो माल न्यूट्रिशन इसी यही होता है, इसी को कहते हैं माल नरिश, ठीक। अब इसमें 3 चीज़ें होती थी, या तो अंडर न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, या तो जितना ज़रूरत है उससे कम मिलेगा, या तो ओवर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी या इम्बैलेंस। इसका कोई मतलब नहीं, मेन आपको ये 2 याद रखने चाहिए। इम्बैलेंस का मतलब वही हुआ ना, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन 2 चीज़ें आपकी कन्फर्म है कि अंडर न्यूट्रिएंट्स या तो होगा या तो ओवर न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक। अब इसमें आपके आ जाते हैं अदर स्टैंडर्ड डेफिनीशंस में कि माल न्यूट्रिशन और कैसे, अगर जनरली डिफाइन करना हो, मान लीजिए आपको WHO के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन दैट अक्योर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिएंट और गेट एक्सेस न्यूट्रिएंट, या तो उसको जितना एडिक्वेट, जितना जरूरी है उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, या तो ज़्यादा मिल जा रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन है, ज़्यादा भी मिल जा रहा है तो भी दिक्कत है, कम मिल रहा है तो भी दिक्कत है, तो वो आपका पुअर हेल्थ कॉज करेगा, और इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आपका माल न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ठीक, माल न्यूट्रिशन कहेंगे। अब क्लिनिकल डेफिनेशन में अगर क्लिनिकली आपको इसको डिफाइन करना हो, माल न्यूट्रिशन इसे पैथोलॉजिकल स्टेट, एक पैथोलॉजिकल स्टेट होगा जिस रिजल्ट करता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन या तो एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिशन, ये और करके है, या तो होगा या तो एक ही चीज़ होगी, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो और ये होगा, या इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, या तो आपका प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स आपको शरीर में जा तो रहे लेकिन उनका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो ये भी कंडीशन, मान लीजिए उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें, दिस लीड टू द चेंज ऑफ द बॉडी कंपोजिशन, यानी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ आपको दिखेगा कि हाँ इस चीज़ की कमी है या तो इस चीज़ की ज़्यादा है, ठीक, और बॉडी फंक्शन, ठीक, बॉडी के फंक्शन में भी दिखेगा, आपके बॉडी कंपोजिशन में भी दिखेगा, दोनों चीज़ें क्लियर है एकदम। WHO क्या एक्सप्लेन करता है, अकॉर्डिंग टू WHO माल न्यूट्रिशन कैन अकर ड्यू टू द पुअर डाइटरी इनटेक, किस चीज़ के कारण हो सकता है, WHO कहता है कि या तो पुअर डाइटरी इनटेक के कारण आपका माल न्यूट्रिशन होगा, या तो फिर इम्पेयर्ड होगा न्यूट्रिशनल यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक, न्यूट्रिशनल का जो न्यूट्रिशन है उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा होगा, इस कारण से आपका माल न्यूट्रिशन होगा, यानी या तो आप ले ही नहीं रहे हैं, ठीक, यानी आप खा ही नहीं पा रहे हैं, या तो उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो ये आपका हो सकता है, या तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जितना मतलब चाहिए उससे ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करके
पहुंचा दे रहा तो एक्सेसिस हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं आपका। एक आपका क्या होता है, एक आपका ओवर हो जाएगा तब होगा, एक ज़्यादा ले लेंगे, एक आपका कम रहेगा, अंडर रहेगा। अंडर न्यूट्रिएंट्स या तो होगा या तो आपका एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा होगा। तो दोनों को क्या क्या कहते हैं, सबसे पहला होता है अंडर न्यूट्रिएंट, यानी आप खा ही कम रहे हैं, या तो उनका एब्जॉर्ब सही से नहीं हो रहा। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप खराब खाएंगे तब आपका अंडर न्यूट्रिएंट्स होगा, या तो उनका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं सही से हो पा रहा है, तो इससे हो सकता है। इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए यही चीज़ शुरू में पूछा है कि क्या कहते हैं। अब इसको रट लीजिए कि अगर लो हाइट है एज के हिसाब से तो उसको स्टंटिंग कहेंगे, वास्टिंग कब कहेंगे, लो वेट है हाइट के हिसाब से। यानी जब किसी बंदे का, अभी इसका टेबल भी आएगा कि वेट क्या होता है एज के अकॉर्डिंग, इसको भी देख लेंगे, अभी आगे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी इस टर्म को याद कीजिए कि स्टंटिंग किसे कहते हैं, जब लो हाइट हो एज के हिसाब से तो उसको स्टंटिंग कहेंगे। वास्टिंग क्या होगा, लो वेट हो। देखिए अब इसको याद करने का तरीका, इसको याद कर लीजिए किसे, डब्लू आगे आ रहा है तो इसमें वेट कम होगा, हाइट ज़्यादा होगी, ठीक। तो वास्टिंग में क्या होगा, आपका वास्टिंग है तो वेट कम होगा, डब्लू आगे आ रहा, वेट से डब्लू से वेट हो गया, डब्लू से वास्टिंग हो गया आपका हाइट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अंडर वेट समझ में आ रहा है कि एज के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं है, ठीक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, इससे लैक आप कोई भी विटामिन मतलब जिसकी वजह से हो रहा है तो उसका अपना डेफिशिएंसी होगा, चाहे वो विटामिन डिफिशियंसी होगा, आयरन डिफिशियंसी होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी होते हैं, ठीक। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो शरीर में न्यूट्रिशन जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिस न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को, उसको माइक्रो कहते हैं। जिसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उसको मैक्रो कहते हैं, ठीक। दो क्लियर है। अब इसमें 3 वर्ड है, तीनों को याद रख लीजिए। स्टंटिंग क्या होता है आपका, लो हाइट होगा एज के अकॉर्डिंग, वेट कम होगा वास्टिंग में एज के अकॉर्डिंग, सॉरी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक। वेट जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। मान लीजिए अगर आप 5 फीट के हैं लेकिन आपकी उम्र 30 साल हो गई है, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि 30 साल के आदमी को 80 किलो का होना चाहिए। 5 फीट वाला 80 किलो का हो जाएगा तो फुटबॉल हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं, ये जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसका कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी आपकी जितनी भी लंबाई रहेगी उसके हिसाब से आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक। तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी कोशिकाओं को वर्क करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ना, वेट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत। अगर आपका वेट कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी कम लगेगा, एनर्जी की कम आवश्यकता कम रहेगी, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। इसके बाद में ओवर न्यूट्रिशन दूसरा आ जाता है आपका, ओवर न्यूट्रिशन। पहला अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा ओवर। इसमें ओवर वेट, ओबेसिटी या डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपके हो सकते हैं, डाइट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको क्यों नहीं बताई जा रही, क्योंकि यही चीज़ आप अगला आगे आपका चैप्टर आएगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, सारे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि ज़्यादा हो जाएगा क्या होगा, कम हो जाएगा क्या होगा। तो हर एक चीज़ को हम सिंगली भी देख लेंगे। तो वहाँ पे भी आप अंडर न्यूट्रिएंट्स और ओवर न्यूट्रिएंट, अगर इस न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होगी तो क्या होगा। तो इसमें दिक्कत नहीं है, आपको आगे देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए हमने थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में यहाँ पे जनरली सबका लेके चलेंगे, लेकिन बाद में जब जाएंगे तो एक एक करके हर एक चैप्टर में आपके डिटेल के हिसाब से देखेंगे, ठीक। तो अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन है, या फिर अंडर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिएंट जो भी कह लीजिए आप, क्या होता है क्लियर है। इतने देर से भजन चल रहा है कि कम मिलेगा, या तो उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा इसलिए शरीर में कमी रहेगी, या तो कम खाएंगे ही, पुअर डाइट रहेगा उसकी वजह से कम होगा। तो वही होगा कि जितना भी हमको नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी, कैलोरी जो है अंडर न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है जितना बॉडी को चाहिए उतना कैलोरी ही नहीं मिला, उतना न्यूट्रिएंट ही नहीं मिला, मेंटेन नॉर्मल, केवल नॉर्मल। एक्स्ट्रा तो छोड़ दीजिए कि आपकी हाइट बढ़े, आपकी वेट बढ़े, जितना आपको डेली बेसिस पे जरूरी है वही नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को कहते हैं आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, आपके वेट और हाइट को मेंटेन रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही नहीं मिल पा रहा है। इट यूजुअली ड्यू टू, ठीक, किसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, लो फूड इनटेक, ठीक। क्यों होता है मतलब जरूरी, सॉरी क्यों होता है यूजुअली,
तो लो फूड इंटेक है, अगर फूड इंटेक आपका सही नहीं है तो उसकी वजह से होगा। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से हो सकता है। इंक्रीज बॉडी रिक्वायरमेंट, इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, ग्रोथ हो गई, इस चीज़ का, और एक्सेसिव लॉस, और ज़्यादा लॉस हो रहा इस चीज़ का, ठीक, इससे हो सकता है। अब WHO अंडर न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करता है? अकॉर्डिंग टू WHO अंडर न्यूट्रिशन रिफर टू ए डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी होगी इसमें, एक्सेसिव नहीं होगा अंडर न्यूट्रिशन में, गांठ बांध के रख लीजिए। इसमें क्या होगा? एनर्जी की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन को मतलब न्यूट्रिएंट्स अगर डाल दिए हैं तो माइक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, माइक्रो भी हो सकता है आपका और मैक्रो भी हो सकता है, ठीक। तो आपका दोनों न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक। WHO इंक्लूड द फॉलोइंग कंडीशन अंडर न्यूट्रिशन, जैसे आपका वास्टिंग हो गया, स्टंटिंग हो गया, आपका अंडरवेट हो गया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गया। ये सारी चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं। टाइप या फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालफॉर्मेशन, PEM, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? PEM। अब PEM क्या होता है? बहुत जगह मिलेगा आपको, न्यूट्रिशन भर में 3-4 जगहों पे मिलने वाला है PEM। यहाँ पे नहीं तो कहीं पे आप जैसे प्रोटीन वाले चैप्टर में आएंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। अब इसमें 2 कंडीशन आपका आता है, एक क्वार्टर-कोर आता है, एक मरासमस आता है, ठीक। मेजरली ये 2 टाइप के ही होते हैं, मेजर टाइप ऑफ PEM, क्वार्टर-कोर, मरासमस, और तीसरा दोनों जिसमें कॉमन होता है तीसरा टाइप हो जाता है, यानी 3 टाइप के आपके मेनली आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चिल्ड्रन वेयर देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी। इसमें एक चीज होता है कैलोरी, प्रोटीन PEM में, बस इतना आप याद रखिए, ये डाटा आप कभी मत भूलिएगा कि PEM में जो होता है आपका कैलोरी की प्लस प्रोटीन दोनों की कमी होती है। अब अगर केवल कैलोरी की कमी हो रही है तो भी वो प्रोटीन एनर्जी मालफॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या होगा? अगर केवल कैलोरी की कमी हो रही है तो क्या होगा, और अगर केवल प्रोटीन की कमी हो रही है तो क्या होगा? इसके लिए आगे चलते हैं। अब जैसे इसका 3 टाइप है, पहला आ जाता है मरासमस, इस सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन है, ठीक। मेनली इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? कैलोरी और प्रोटीन दोनों चीज़ों की, ठीक। चाइल्ड बेरी बहुत ही पतला दिखता है, वेट नहीं होगा तो वास्टेड दिखेगा ही। नॉन एडिमा होगा, स्किन लुक लूज, ठीक, स्किन लूज दिखेगा, जैसे बूढ़े बच्चों का है ना, झूल जाता है, बूढ़े बच्चे कह रहे हैं, बूढ़े जो होते हैं 60 साल 70 साल को, उनका चमड़ा ऐसे झूल जाता है, कहते हैं ना, तो वही हो जाता है, ओल्ड मैन लाइक उनका फेस दिखने लगता है, ठीक। चाइल्ड इज वीक हो जाता है और इरिटेबल हो जाता है और हंगरी भी रहता है, भूखा ही रहेगा, जाहिर सी बात है, कमी है तो हमेशा भूखा रहेगा। क्वार्टर-कोर में क्या होता है? मेनली केवल प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन एनर्जी मालफॉर्मेशन 3 टाइप के होते हैं, मरासमस, क्वार्टर-कोर और मरासमिक क्वार्टर-कोर, ठीक, इतने टाइप का होता है। अब आपका क्वार्टर-कोर क्या होगा? मेनली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। एडिमा इसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके पहले वाले में आपका नहीं एडिमा प्रेजेंट होता। दोनों में, मरासमस में, क्वार्टर-कोर में ये अंतर है। मरासमस में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की जो है कमी होगी और इसमें एडिमा नहीं होगा, लेकिन आपका क्वार्टर-कोर में क्या होता है? केवल और केवल प्रोटीन की कमी होती है और इसमें एडिमा होता है, ठीक। हेयर बिकम थिन और रेडिश ब्राउन हो जाएंगे, हेयर रेड और ब्राउन हो जाएंगे। ऐसे पॉइंट में लिखना चाहिए, कोई भी चीज़ लिखिए, कोई भी टॉपिक लिखिए तो ऐसे पॉइंट में लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। स्किन लेसनेस हो जाता है, फ्लेकी पेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो गई। इनलार्ज लीवर हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है इसमें, ठीक। और क्या हो जाता है? चाइल्ड ऑफ्टन एपथेटिक, ठीक, चाइल्ड इज ऑफ्टन एपथेटिक एंड पुअर एपेटाइट, उसका एपेटाइट जो है, पाचन क्रिया या भूख लगना जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक। अब मरासमस इसमें दोनों होगा, वास्टिंग होगी और एडिमा भी होगा, और सीवियर एंड डेंजरस फॉर्म होता है। इसमें क्या होगी? कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, इसमें वास्टिंग भी होता है, एडिमा भी होता है, ठीक, दोनों चीज़ें दिखेंगी। इसमें देखिए वास्टिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें एडिमा दिख रहा है, और इसके पहले वाले में एडिमा नहीं दिख रहा है लेकिन वास्टिंग दिख रही है, ठीक। ये सारी चीज़ें होगी। अगर दोनों दिख रहा है तो आपका क्या है? मरासमिक क्वार्टर-कोर है, ठीक। तीनों क्लियर हो गया, आगे बढ़े। 1 शॉट है तो थोड़ा फास्ट तो चलेगा ही, आपको पता है, ठीक। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, अब माइक्रोन्यूट्रिएशन डेफिशिएंसी यानी हिडन हंगर होता है। अभी हिडन हंगर क्या होता है? जैसे कि इसमें आपका पहला था प्रोटीन एनर्जी मालफॉर्मेशन अंडर न्यूट्रिशन में, ठीक, यानी अगर न्यूट्रिशन कम है। अब अगर इसी में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो जैसे कि आपका विटामिन हो गया, आयरन हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ों की कमी हो रही है, तो इनको एक वर्ड में क्या बोला जाता है? हिडन हंगर, क्योंकि इनको डायरेक्टली बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन शरीर को ज़रूरत तो है ना, तो बहुत
चीज़ें बहुत छोटी जगहों पे ऐसा दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा जरूर। जैसे विटामिन में आप विटामिन ए की कमी होगी तो आपको आंखों में दिक्कत होगी, लेकिन वैसे यूजली टाइम लगेगा, टाइम टेक करेगा। तो ये हिडन हंगर होता है, ज़रूरत होती है, डायरेक्टली सामने तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूरत होती है ना। कॉमन डिफिशियंसी इसमें क्या है, आयरन डिफिशियंसी जैसे एनीमिया हो गया। विटामिन डिफिशियंसी में आपका लाइन ब्राइटनेस, हर एक विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर एक विटामिन में क्या होता है। तो यहाँ पे बस आप विटामिन डिफिशियंसी हो गया, आयरन डिफिशियंसी हो गया, आयोडीन डिफिशियंसी आप लोगों को पता होगा, घेंगा कितना सरकार ने प्रचार किया, आपके राशन के साथ में नमक बांटे, आयोडीन युक्त नमक आप यूज कर रहे हैं, आयोडीन से सही हो जाता है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में विटामिन डी डिफिशियंसी आपको पता है। जिंक डिफिशियंसी, जिंक से क्या होता है, जिंक अगर सही नहीं है तो पुअर इम्यूनिटी होगा, डिलेड वुंड हीलिंग होगा, डायरिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये सब आप पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खींच दिया जा रहा। ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर ऐसे लगता है कि पूरा सिलेबस को समराइज कर दिया है, इसीलिए इसमें कंटेंट ज़्यादा यूज करना पड़ा, क्योंकि कोई छोड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जैसे विटामिन वाली चीज़ें हो, विटामिन वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये है प्रोटीन वाली चीज़ें, प्रोटीन चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाला है। अब तीसरा क्या है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। जैसे लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी का, बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर डिफिशियंसी रह जाती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक, तो इससे स्टंटिंग होगा, ठीक। आपका जो है लॉन्ग टर्म में आपका ये असर दिखेगा। लॉन्ग टर्म में जैसे वेट कम रहेगा, हाइट कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, डिले डेवलपमेंट डिले हो जाएगा, पुअर आईक्यू होगा, वीक इम्यूनिटी होगा, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अंडर वेट हो जाएगा बच्चा, लो वेट फॉर एज के हिसाब से वेट उसका नहीं रहेगा, हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, इसके कारण क्या है। अब अंडर न्यूट्रिशन तो इतना देख लें कि क्या क्या है, इसको बाद में भी देख लेंगे, लेकिन इसके कारण क्या है यहीं पे पढ़ना जरूरी है। जैसे कि डाइटरी कॉजेस हुआ, कॉजेज हर एक चीज़ में लिखना जरूरी है कि अंडर न्यूट्रिशन है। कॉजेज तो हेडिंग आपको लगाने पड़ेंगे, ईटियोलॉजी लगानी पड़ेगी हेडिंग। तो इसमें क्या है, डाइटरी कॉजेज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, इसके बाद में आपका इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या हो गया, डिजीज कौन से हैं, मैटरनल कॉजेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। डाइटरी कॉजेज में क्या होगा, इनफ खाना ही नहीं मिल रहा, खाना ही नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है बच्चा अंडर न्यूट्रिशन रहेगा ही। या फिर आपका लेट वेनिंग हो रहा है, अर्ली वेनिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद इम्प्रॉपर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो जैसे कि 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में कहा जाता है कि बच्चे को कुछ कुछ देना शुरू कर देना चाहिए। दाल का पानी हो गया, फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाते रहना चाहिए, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में जितना फीडिंग कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना। जितना अगर 6 महीने में डेली 12 बार बच्चे को फीडिंग कर रहे हैं तो 12 के बाद आपको उसको खाना देना है 2 बार 3 बार, ठीक। तो ऐसा नहीं कि इस 12 को घटा के 5 कर दीजिए, उसके बाद में उसको 2 बार खाना दीजिए, तो इसको कम करके आप मैनेज भी नहीं कर पाए ना। तो ऐसा नहीं करना है। उसका जो है का कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, और जो उसको फीडिंग मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, ठीक। लो प्रोटीन डाइट होगा, ठीक, केवल दाल चावल खा रहे हैं, ठीक, अच्छे का आप लोगों का हाल होगा कि सुबह दाल जो खाना बनाते होंगे सुबह दाल चावल ही बनता होगा। तो दाल चावल सिर्फ खा के आ रहे हैं, या सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं, या सिर्फ एक ही पर केवल आलू की सब्जी खा रहे हैं, कोई साग नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो आपका जो है डाइट प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक काज है, पॉवर्टी इंडिया में सबसे बड़ा कारण है आपका। इसके बाद में लार्ज फैमिली, लंबी फैमिली है लेकिन उतना इनकम नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो आप लंबी फैमिली इनकम नहीं है तो ज़्यादा चीज़ें ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दाल चावल सब्जी रोटी दोनों टाइम बन पाए, तो ये भी है कारण हो सकता है। इलिटरेसी, ठीक, जानकारी ही नहीं है कि बच्चे को क्या देना है, क्या देना सही रहेगा, क्या देना सही नहीं रहेगा। पुअर सैनिटेशन, ठीक, इससे भी हो सकता है। पुअर सैनिटेशन अनहाइजीनिक लिविंग है, तो इससे क्या होगा, बच्चा को जिस एज में नहीं बीमार पड़ना चाहिए उस एज में खतरनाक बीमारी होगी, उसकी वजह से भी उसको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में हमारा आ जाता है डिजीज एंड मेडिकल कॉजेज। इसमें जैसे डायरिया होगा, रिपीटेटिव इन्फेक्शन होगा, इसकी वजह से हो सकता है। वुंड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी बच्चे को हो गया तो 6 महीने दवा ही खाएगा, और दवा जानते हैं कितना नुकसान करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। माल एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक, क्रोनिक इलनेस हो गया, ठीक, कोई क्रोनिक इलनेस चाहे किडनी या लीवर की बीमारी हो गई। इसके बाद में मैटरनल कॉलेज, यानी जब मदर प्रेगनेंस थी उसी समय अगर ये सारी गलतियाँ हो गई, जैसे
माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर का ही जो न्यूट्रिशन हो सही नहीं हो पाता तो बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, और जब डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो बाद में असर तो दिखेगा ही। लो बर्थ वेट है यानी LBW था, ठीक, लो बर्थ वेट था बेबी, यानी जन्म के समय 2 किलो से कम का था, ठीक। लैक ऑफ एंटीनेटल केयर उसका सही से नहीं हुआ। पुअर स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसी, यानी आपके जो 2 प्रेगनेंसी थी उसके बीच में स्पेसिंग सही से नहीं थी, ठीक। इसके बाद में इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, यानी इन्वायरमेंट कौन कौन सा काज कर देता है। पुअर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, पानी साफ नहीं है तो उसकी वजह से बीमारियाँ होंगी, जिसकी वजह से अफेक्ट पड़ेगा बच्चे के हेल्थ पे। अनसेफ सैनिटेशन और लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन सही से नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती हैं बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आप हमने कॉजेज पढ़ लिया, कारण को समझ लिया। कारण अगर हम लोगों ने अब समझ लिया तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छा मतलब कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि हाँ बच्चा अंडर न्यूट्रिएंट्स है, ठीक। उसके लक्षण क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। तो जनरली अगर लो वेट है, ठीक, क्योंकि आम बाता में घर के लोग भी, गांव के लोग भी समझ जाते हैं, देहात के लोग भी समझ जाते हैं। पुअर ग्रोथ है, उसका ग्रोथ नहीं सही से हो रहा, वीक रहता है, थका थका रहता है, फटीग रहती है, टायर्डनेस रहता है, वो सही से खाना नहीं खा रहा है, ड्राई स्किन है, हेयर फॉल हो रहा है, डिले वुंड हीलिंग है, फ्रीक्वेंट आप इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जनरली है, किसी को भी हो सकती है, बेलने बच्चे में हो किसी में भी ये सारे सिम्टम देख सकते हैं। इसके बाद चिल्ड्रन में क्या होगा, बच्चों में फेलियर ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक, भूख की कमी हुई, भूख प्यास, डिलेड इन माइलस्टोन, उनका माइलस्टोन टाइम पे नहीं पूरा हो रहा, इरिटेबल और अपैथेटिक, ठीक, यानी इरिटेबिलिटी है, ठीक, उस पर। उसके बाद वास्टिंग है, स्टनिंग है, उसके बाद रिड्यूस हो रहा है उसका इम्यूनिटी, ठीक। पुअर है, निमोनिया जैसे ज़्यादा निमोनिया उसको हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो मतलब ये लक्षण है कि उसका इम्यूनिटी जो है वीक हो रहा है। एडल्ट में क्या क्या है, वेट लॉस हो रहा है, बॉडी पतली हो रही है, मसल वास्ट हो रहा है यानी मसल कम हो रहे हैं, लो एनर्जी है, पुअर वर्क कैपेसिटी है, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, एनीमिया, पुअर इम्यूनिटी, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे अंडर न्यूट्रिशन में, ठीक। इसके बाद में इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर बच्चा अंडर न्यूट्रिशन है, कोई भी पर्सन अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो उसके क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। फिजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट। तो इफेक्ट सबसे पहले देते हैं फिजिकली, उस पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ रिटार्ड होगा, ग्रोथ रुकेगा, ग्रोथ में बाधा आएगी, डेवलपमेंट में बाधा आएगी, मसल वास्टिंग में बाधा आएगी, मसल नहीं सही से होगा, मसल कमज़ोर होंगे, वीक बोन होंगे, डिलेड प्यूबर्टी होगी, जनरल का लक्षण है, आप लोगों को पता होगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मेंटल इफेक्ट में आपका पुअर लर्निंग कैपेसिटी होगी, कोई बच्चा है, लो IQ होगा, बिहेवियरल इशू होगा, इरिटेबल होगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उसका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगा, ज़्यादा बीमार पड़ेगा, लगातार बीमार पड़ेगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, वुंड हीलिंग सही से नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होगी। सीवियर इफेक्ट में जैसे आपका था सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक, एक होता है आपका एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और एक आपका होता है सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक। तो आपका इसमें 2 चीज़ें, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आगे कॉज कर सकती हैं अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक, अंडर वेट की वजह से। हाँ, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब असिस्ट कैसे करेंगे या डायग्नोज कैसे करेंगे कि बच्चा, मतलब लक्षण तो दिख रहे हैं लेकिन दिखने से सिर्फ नहीं होता ना, उसको प्रूव भी करना होगा, उसको डायग्नोसिस निकालनी होगी ना कि हाँ अंडर न्यूट्रिएंट्स है, कितना अंडर न्यूट्रिएंट्स है, इसको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, किस किस चीज़ के लिए देनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक। अब असेसमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अंडर न्यूट्रिशन, बताइए। सबसे आसान सा तरीका क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। आप उसका हाइट लीजिए, वेट लीजिए, हेड सरकमफ्रेंस लीजिए, मिड आर्म सरकमफ्रेंस लीजिए, चेस्ट सरकमफ्रेंस लीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे का है हाइट, वेट, मिड आर्म सरकमफ्रेंस या फिर आपका हो गया चेस्ट सरकमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक। अब इसमें देखिए हाइट एंड वेट चार्ट बॉयज के लिए है, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉयज एज के हिसाब से उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए। खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूछा भी बहुत रेयर जा सकता, हो सकता है आपको MCQ में पूछा जाए, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है।
कुछ याद रखने डाटा ज़रूरी है। जैसे कि आपका हो गया एज, 5 साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कट गया। ठीक, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए सेंटीमीटर में है और वेट कितना होना चाहिए केजी में है। ठीक, तो आसानी है आप लोगों के लिए। 105 से 115 सेंटीमीटर 5 साल के बच्चे के लिए होना चाहिए, 6 साल के बच्चे के लिए 110 से 120, 7 साल के लिए 115 से 125। ठीक, तो कुल कहने का मतलब है कि 5-5 जोड़ते जाइए। ठीक, 5-5 अगर जोड़ते जाएंगे तो इसके 4 का अगर निकालना चाहेंगे तो आपका 100 से हो जाएगा 110। ठीक, 5-5 जोड़ते जाइए, सब में 5 जोड़ दीजिए, सब में 5 जोड़ दीजिए, सब में 5 जोड़ दीजिए। आपको देखिए पैटर्न देखने को मिल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50। ठीक, यहाँ से थोड़ा 13 साल में क्योंकि प्यूबर्टी आती है तो यहाँ से बच्चा थोड़ा एक बार तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक, 50 के बाद 55, 60, 65। ठीक, ये हो गया। तो लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है। अब इसके बाद में वेट क्या होता है, देखिए 2-2 केजी हर साल। ठीक, 2-2-2। ठीक, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32। ठीक, 28 के बाद में यहाँ से 4 बढ़ा है, वही देखिए 12-13 साल की उम्र में वेट और हाइट तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये है बॉयज़ के लिए। अब इसके बाद में गर्ल्स क्या क्या है, देखिए 5 से लेकर 16 साल तक का इनका। देखिए 4 के बाद 9, 14। अब इनके में ये थोड़ी तेज़ी से, जो गर्ल्स होते हैं इनका ग्रोथ तेज़ी से होता है इधर, कब तक, 14 साल 15 साल तक, जब तक प्यूबर्टी रहती है। उसके बाद फिर इनका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन बच्चों का जो है, बॉयज़ का जो है 18 से 19 साल तक ये ग्रोथ जो है तेज़ी से होती है, उसके बाद उनका रुकता है। तो ये चीज़ें देखिए, इनके 4-4 का अंतर लगभग आ रहा है, 5-5 का अंतर आ रहा है, 5-4 9, 5-4 14, उसके बाद 19, उसके बाद 24, 29, 34, 40, 45। अब वेट में देखिए भी, इनके वेट में भी 2-2 केजी का अंतर हर साल आ रहा है। ठीक, क्लियर है ना। यानी 16 साल तक होते होते 48 से 62 किलो के बीच का बच्चा जो है बच्ची होनी चाहिए, ये गर्ल्स होनी चाहिए। अब इसमें देख लीजिए आप लोगों का अंडर वेट है कि नहीं है, कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे अंडर वेट, कमेंट करके बताइएगा। तो आपका ये हो गया। अब इसमें असेसमेंट क्या करेंगे, वेट फॉर एज यानी अंडर वेट है कि नहीं है, हाइट फॉर एज स्टंटिंग देखेंगे, इसका वेट फॉर एज वास्टिंग देखेंगे, इसके बाद में मिड आर्म सरकमफ्रेंस देखेंगे, और आपका क्या होना चाहिए, मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो है 15 से अगर कम है, 11.5 से अगर कम है तो आपका क्या होता है, सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है इन 6 to 59 मंथ। ठीक, यानी 6 मंथ से लेके, ठीक 6 मंथ से लेके और 59 मंथ तक के बच्चे में अगर मिड आर्म सरकमफ्रेंस, आपके मिड आर्म जो है, ठीक ये हाथ है ना, इस जो आपके कंधे से आ रहा है यहाँ, इसके बीच में एल्बो और कंधे के बीच का जो है मिड आर्म का जो सरकमफ्रेंस है 11.5 से अगर कम है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है। कब, जब वो बच्चा 6 से 59 साल के बीच, 59 मंथ के बीच का हो। ठीक, इसके बाद BMI जो होता है एडल्ट में, BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है जो, यानी BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, ये कितना होना चाहिए, 18 से 18.5 से अगर कम है तो अंडर न्यूट्रिशन है, और 16 से अगर ये कम आ रहा है तो सीवियर अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक, ये होना चाहिए। यानी आपका अब BMI कैसे निकालते हैं हम, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही होता है ना। इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर होता है कि मीटर होता है, बस इसको क्लियर कीजिएगा, बाकी यही होता है आपका BMI का फार्मूला। ठीक, अभी एक जगह कहीं पे है, PPT में मिलेगा तो दिखा भी देंगे। मैनेजमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ठीक, डाइटरी मैनेजमेंट में आपका बैलेंस डाइट हो गया, हाई कैलोरी डाइट हो गया, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। मैनेजमेंट देखिए आपका कॉजेज क्या हो रहे हैं, उसके साइन एंड सिम्टम क्या हो रहे हैं, डायग्नोसिस क्या हो रही है, और मैनेजमेंट क्या हो रहा है, डेफिनेशन क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन, इतनी अगर आपने अंडर न्यूट्रिशन में लिख दिया और ओवर न्यूट्रिशन यानी एक्सेसिव में लिख दिया, काम हो जाएगा आपका। ठीक, तो यही है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील होना चाहिए, यानी बार बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए अगर छोटा बच्चा है, प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 मंथ के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मिलनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीट डायरिया फीवर है, अगर कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसको ट्रीट कीजिए। ठीक, उसके बाद मैनेज कीजिए, क्रोनिक अगर कोई डिजीज है तो उसको मैनेज करना, प्रोवाइड करना ORS एंड जिंक इन डायरिया, अगर डायरिया है बच्चे को तो उसको जिंक और
ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो है उसको जरूर प्रोवाइड करवाइए। इसके बाद में आगे जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। जैसे अगर उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उसको दिक्कत है, कमी है, तो आयरन दीजिए, फॉलिक एसिड दीजिए, विटामिन दीजिए, ये सारी चीज़ें देनी है। और स्पेशल केयर जैसे कि आपका थेराप्यूटिक फीडिंग हो गया, ठीक, छोटे बच्चे हैं तो उनको कंगारू मदर केयर हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ठीक, प्रिवेंशन क्या है, इस यानी इसको बचा कैसे, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन का। तो इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है और वो अंडर वेट है यानी उसका लो बर्थ वेट है, ठीक, लो बर्थ वेट है, तो सबसे बढ़िया तरीका जो होता है कब से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ में कंगारू मदर केयर होना चाहिए। दो चीज़ें हो गई, KMC होनी चाहिए। कंगारू मदर केयर क्या होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, बच्चे को छाती पे रखा जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी बीच में ना बच्चा का कोई कपड़ा होना चाहिए ना मदर का होना चाहिए। और उसको जितना हो सके 24 घंटे में अगर कोशिश हो कि 20 से 22 घंटे तक बच्चे को अपने छाती से लगा के मदर रखे, तो इससे बच्चे का जो हेल्थ है उसके कंडीशन में और उसके वेट में जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होना चाहिए आफ्टर 6 मंथ होगा। इम्यूनाइजेशन सही से होना चाहिए, क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए, इन्फेक्शन का चांस कम होगा। न्यूट्रिएंट्स एंड एजुकेशन ऑफ द फैमिली, न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक, बच्चे फैमिली को एजुकेट करना कि अगर बच्चा है तो उसको कैसे फीडिंग करवानी है, कैसे उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या क्या देनी है, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। और अगर कोई बड़ा है तो उसको समझाइए कि आप क्या क्या चीज़ें अपने खाने में इंप्रूव कीजिए, कितनी बार खाना खाइए, ठीक, ये सारी चीज़ें उसको बतानी है। रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एंटीनेटल केयर फॉर द मदर होना चाहिए, ठीक। और आपका विटामिन एंड आयरन सप्लीमेंट की मदर को जरूर देने चाहिए, स्पेशली आयरन और फोलिक एसिड तो जरूर प्रेगनेंसी के टाइम पे। रोल ऑफ नर्स क्या है अंडर न्यूट्रिशन में, अंडर न्यूट्रिशन में नर्स का रोल जो होता है क्या होता है, असिस्ट करना, एजुकेट करना, सपोर्ट करना, कम्युनिटी वर्क करना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, असिस्ट में मतलब उसके हाइट, कोई भी मदर हो गई प्रेग्नेंट होगी तो उसके हाइट वेट का मेजरमेंट लगातार होना चाहिए। कोई भी छोटा बच्चा है तो कम्युनिटी एरिया में नर्सेज का रोल यही होता है कि वो अपने जो है, जो भी उनके एरिया में बच्चे हैं उनका रेगुलर आपका मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाइट हो गया, वेट हो गया, या फिर आपका मिड आर्म सरकमफ्रेंस हो गया, मिड चेस्ट सरकमफ्रेंस हो गया, ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट रेगुलरली होना चाहिए। और जिस चीज़ की दिक्कत हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, अगर माइनर है तो उसको क्या किया जाए, दवाई उसको सप्लीमेंट दिया जाए, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको रेफ़र किया जाए हॉस्पिटल में, ठीक। एजुकेशन, एजुकेट कीजिए, चाहे वो मदर हो, फादर हो, पेरेंट हो, उनको एजुकेट किया जाए कि किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिएंट बच्चे को देना, या अगर कोई बड़ा है तो उसको कैसे खाना पान उसका कैसे चेंज करना, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, सारी चीज़ों का एजुकेशन देना। सपोर्ट वही इंकरेज करना है, इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोवाइड करना है सप्लीमेंट, और काउंसिल करना है मदर को, या फिर अगर कोई बड़ा है एडल्ट है तो उसको खुद उसको, ठीक। कम्युनिटी वर्क में ग्रोथ मॉनिटरिंग कैंप वही लगाना है, वही सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब ओवर न्यूट्रिशन आ जाता है। ओवर न्यूट्रिशन क्या है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमको मिल रहा है। बताओ, यहाँ किसी को खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोई इतना खा ले रहा है कि बीमार हो जा रहा है। दोनों कंडीशन है भाई, या तो ज़्यादा खाने से भी दिक्कत है, कम खाने से भी दिक्कत है। अब ओवर न्यूट्रिशन वाले थोड़ा ध्यान देंगे, जो ओवर न्यूट्रिशन यानी ज़्यादा खा लिए हैं, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, कॉलेज करते कुछ आता पता नहीं है क्या हो रहा है, कॉलेज पे भी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, चले आ रहे हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान दें। हमारे टाइम पे भी एक लोग थे। चलिए, ओवर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन आप लोग गाँव में देखते होंगे, कुछ लोग मतलब हद से ज़्यादा उनका वेट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को देख लीजिए, इमेजिन कीजिए ओवर न्यूट्रिशन, और साइन एंड सिम्टम कमेंट करके बताइए कि ओवर न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, ठीक। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स द बॉडी इज टेकिंग मोर न्यूट्रिशन एंड कैलोरी देन रिक्वायर्ड, ठीक। जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा कैलोरी मिल रहा है बॉडी को। एक्सेस बॉडी फैट, ओवरवेट, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज, ये सारी चीज़ें होने का चांस है। सिंपल वर्ड में कहा जाए, जब आप ज़्यादा इंटेक करेंगे बॉडी के रिक्वायरमेंट से तो लॉन्ग टाइम में आपको ओवर न्यूट्रिशन होगा, ठीक। WHO का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, WHO एक्सप्लेन करता है ओवर न्यूट्रिशन को मेनली ओवरवेट और ओबेसिटी के रूप में, दो चीज़ों के रूप में, ठीक। कॉज करता है एबनॉर्मल या एक्सेसिव फैट अक्यूमुलेशन इन में इम्पेयर्ड हेल्थ, ठीक, जो कि आपके इम्पेयर्ड हेल्थ को इम्पेयर करता है। WHO का BMI क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक, BMI क्लासिफिकेशन, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है
BMI क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए BMI क्लासिफिकेशन, अब BMI क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक। BMI क्लासिफिकेशन क्या होता है WHO का, तो अब BMI क्लासिफिकेशन में BMI के अकॉर्डिंग, यानी BMI जो है आपका, हाँ, चलिए, अब अगर आपका BMI यानी बॉडी का हाइट और वेट का जो रेशियो है, उसमें अगर आपका BMI 18 से कम है, ठीक, यानी आपका BMI जो है वो 18 से कम अगर आ रहा है तो आपका यहाँ अंडर वेट है। अगर 18 से 24.9 के बीच में है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, सॉरी मास और इंडेक्स, ठीक, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। अगर BMI 18 से कम है तो अंडर वेट है, अगर 16 से कम है तो सीवियर अंडर वेट है। नॉर्मल 18 से 24 के बीच में माना जाता है, और इसके बाद में ओवर वेट जो होता है 25 से 29 के बीच में होता है। ओबेसिटी क्लास 1, अगर अब ओवर वेट कब हो गया 25 से 29 के बीच में, तो आप ओवर वेट कहलाएंगे। लेकिन आप ओबेसिटी में कब आएंगे, क्लास 1 ओबेसिटी में आप कब आएंगे, जब आपका क्या होगा 30 से 34 के बीच में आपका होगा क्या BMI, तो आपका ओबेसिटी फर्स्ट होगा। लेकिन अगर BMI 35 से 39 के बीच में तो ओबेसिटी 2 आ जाएगा। और ओबेसिटी क्लास 3 सीवियर है, ठीक, यानी इसमें मर भी सकते हो मोटापे की वजह से। ये कब आता है, जब 40 के बाद में हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे इसमें, ठीक। टाइप या फॉर्म ऑफ द ओवर न्यूट्रिशन क्या है, ठीक, यानी ओवर न्यूट्रिशन का टाइप क्या है या फॉर्म क्या होता है, कितने टाइप के आपके ओवर न्यूट्रिशन होते हैं, इसको अब चलिए देखते हैं फटाफट जल्दी से, क्योंकि चैप्टर अब लंबा खींच रहा है, ठीक, और इसमें कुछ है भी नहीं क्योंकि आप लोग अब कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो टाइप या फॉर्म ऑफ ओवर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर वेट हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी में आपने 3 क्लासेस पढ़ ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, क्लास 1 आपका जो आता है 30 से 39 आपका BMI होता है, सॉरी 30 से 34 होता है, और 35 से 39 आपका सेकंड होता है, और आपका ओबेसिटी थर्ड जो होता है 40 से ज़्यादा होता है, ठीक। अब इसमें आपका क्या हो रहा है, ओवर वेट में जो हो रहा है, बॉडी वेट इज मोर देन नॉर्मल एंड BMI 25 to 29। बॉडी वेट मोर देन, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, BMI 25 से जो है, यानी वही आपका 24 के जो अंदर है उसी से लेके 29.9 तक होता है। ओबेसिटी क्या होती है, BMI जब 30 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको ओबेसिटी में कहा जाता है। मेजर रिस्क इसके क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज, ठीक, रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसके बाद में आपका हेल्थ डिजीजेस हो गया, स्ट्रोक हो गया, जॉइंट हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में सेंट्रल एब्डोमिनल ओबेसिटी हो गया, ठीक, मोस्ट डेंजरस वही आपका ग्रेड 2 में आ जाता है, जब आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस रिस्क मेन में 102 हो जाता है, वुमेन में हो जाता है, ठीक, ये हो गया। अब काज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, मेनली ईटियोलॉजी पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। डाइटरी कॉजेज सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी फूड अगर आप खा रहे हैं, जैसे कि फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लड़कियाँ हाथ ऊपर करो जो लोग पिज्ज़ा और बर्गर नहीं खाते हैं, जल्दी से फटा से, जल्दी से, जो लोग पिज्ज़ा और बर्गर नहीं खाते हैं हाथ ऊपर कीजिए। फ्राइड फूड, पकौड़ा हो गया, चिप्स हो गया, पकौड़े। इसके बाद में आपका शुगर ड्रिंक हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया। एनर्जी ड्रिंक में जैसे कि आप अभी स्ट्रिंग, ठीक, ये हो गया। हाई फैट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एनर्जी ड्रिंक में आपका क्या आता है, बियर, किंगफिशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्टाइल कॉजेज में क्या क्या आ जाता है, फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है, जैसे सेडेटरी लाइफ, दिन भर पड़े हैं बिस्तर पे, मोबाइल रील स्क्रॉल हो रहा है, ठूंसा जा रहा है, एक्सरसाइज कुछ हो नहीं रही है, ये लाइफ स्टाइल का कॉजेज हो सकता है। मोर स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, गेमिंग, नो एक्सरसाइज रूटीन, कोई रूटीन नहीं है। फिजियोलॉजिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, तो कुछ लोग होता है स्ट्रेस में ज़्यादा खा लेते हैं, इमोशनल होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से काजिंग सिंड्रोम हो सकता है, या फिर PCOS इन फीमेल, ठीक, पोस्ट सिजेरियन जो मतलब ऑपरेशन वगैरह के बाद में जो सिंड्रोम होता है उसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है। सोशियो कल्चरल काज है, ठीक, सोशियो कल्चर जैसे ओवर
ईटिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल, ठीक। अब होली आया नहीं कि एकदम दबा के खा रहे हैं, ये हो गया। मिस बिलीफ, ठीक। हेल्दी चाइल्ड, फैटी चाइल्ड, मतलब फैटी चाइल्ड ज़्यादा, तो फैट ज़्यादा है तो उसको हेल्दी माना जाता है, इस मिस बिलीफ में आ गया था। अर्बन लाइफ स्टाइल हो गया, जंक फूड कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें। ड्रग डेट में कॉज ओवर वेट गेन, ठीक। तो इसमें स्टेरॉइड हो गए, सम एंटी डिप्रेसेंट हो गए, एंटी साइकोटिक्स हो गए, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए, सम केसेस में ये भी आपका वेट इंक्रीज कर सकते हैं। अब साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है? साइन एंड सिम्टम में हो गया कॉमन क्लिनिकल फीचर में आपका साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर जिसको कहते हैं, इंक्रीज करता है बॉडी वेट होगा, एक्सेस फैट डिपोजिशन होगा एब्डोमेन में, यानी सेंट्रल ओबेसिटी, जिसका तोंद निकला होगा, पेट निकला होता है। हिप एंड थाई पे ज़्यादा आपके क्या होंगे, फैट डिपोजिशन होगा। इसका ब्रीथलेसनेस होगा एक्सक्रीशन होगा, सीवियर स्वेटिंग होगी, फटीग, लो एनर्जी रहेगी, इंक्रीज एपेटाइट होगा, सोरिंग होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। फिजिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, जॉइंट पेन होगा आपका, डिफिकल्टी इन द फिजिकल एक्टिविटी, स्किन प्रॉब्लम होगा, फंगल इन्फेक्शन और एसिटाथोइस नाइक्रोसिस, यानी ब्लैक पैथर ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी आपका ये हो सकता है। किसकी वजह से होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह। हेल्थ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओवर न्यूट्रिशन। अब हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन से हो गए? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में अंतर क्या होता है, ठीक। और बच्चों वाली डायबिटीज़ कौन सी होती है, जुवेनाइल डायबिटीज़ कौन सी होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। इसके बाद डिसलिपिडीमिया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या ट्राइग्लिसरॉल ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा हो जाएगा और ट्राइग्लिसरॉल ज़्यादा हो जाएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, जैसे आपका हाई बीपी हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, स्ट्रोक, या आपका क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जा सकता है, ये सारी कंडीशन हो सकती है। रिस्पायरेशन में आपका स्लीप एपनिया, ऐसे अगर आप लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन या डिजीज को, आप किसके अकॉर्डिंग सिस्टम से वाइड, जैसे कार्डियोवास्कुलर में क्या दिक्कत हो रही है, रिस्पायरेशन में क्या दिक्कत हो रही है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या दिक्कत हो रही है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिले, भले ही हर एक हेडिंग में आप 2 ही पॉइंट लिखे। जीआई सिस्टम में आपको क्या, फैटी लीवर हो सकता है, गाल स्टोन्स हो सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बैक पेन वगैरह आपको हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीसीओएस हो सकता है आपका, इनफर्टिलिटी हो सकती है, पीसीओएस पोस्ट सिजेरियन ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम कुछ करके होता है। पीसीओएस का मतलब इसका पीसीओएस फुल फॉर्म एग्जैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन वही होता है कि आप बच्चे के जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद में जो एक मतलब उसकी वजह से जो ओबेसिटी आती है, उसी को इसको कहते हैं। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इनफर्टिलिटी हो गया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरी मेंस्ट्रुअल, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से इरेगुलर हो गया है, नहीं सही से हो रहा, तो उसकी वजह से वो भी आपका ओबेसिटी कॉज कर सकता है। ओबेसिटी की वजह से ये भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, ठीक है, सारी कॉजेस होते हैं। कैंसर रिस्क हो सकता है आपका, फिर आपका क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका डिप्रेशन हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम हो सकता है, ये सारे कॉजेज आपके उसकी वजह से हो सकते हैं। असेसमेंट या डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसमें भी एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट ही करेंगे। देखिए यही चीज़ क्लियर करने के लिए कह रहे थे, यहाँ वहाँ पे मैंने सेंटीमीटर बोला है ना, ये मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। यानी आपका जो हाइट वेट है वो आपका कितना होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, और आपका जो BMI इजकल टू, ठीक, BMI इजकल टू आपका क्या होना चाहिए, और इसका मीटर स्क्वायर होना चाहिए आपका हाइट में, ठीक। यानी केजी अपॉन मीटर स्क्वायर आपका होता है इजकल टू BMI, ठीक, यानी बॉडी मास इंडेक्स यही होता है। आप अपनी हाइट देखिए कितना आपका है, ठीक, मीटर में देखिए आपका हाइट कितना है, और उसको कितने किलो के हैं, मान लीजिए आप 20 किलो के हैं और आपकी हाइट 5 मीटर है, ठीक। अब आपका BMI कितना आ गया, 524, तो आपका BMI 4 आ गया, यानी आप अंडर वेट हैं, ठीक। मान लीजिए अब ये तो हो गया, मान लीजिए किसी की हाइट जो है मान लीजिए कोई 50 किलो का है, ठीक, 50 किलो का है और उसकी हाइट जो है 6 मीटर है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका BMI आ जाएगा, ठीक, ये आपका BMI आ जाएगा। तो ऐसे BMI निकाला जाता है। यहाँ पे वही है वेस्ट हिप रेशियो, ठीक, या फिर वेस्ट सरकमफ्रेंस, ठीक, वही आपका मिड आर्म सरकमफ्रेंस हो गया, या फिर हेड सरकमफ्रेंस हो गया, या फिर चेस्ट सरकमफ्रेंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं।
स्किन फोल्ड थिकनेस, ऐसे स्किन फोल्ड, अब मेरा पेट दिख नहीं रहा, ऐसे पेट में स्किन को फोल्ड करके उसका थिकनेस देखेंगे तो इससे भी पता चलता है ओबेसिटी। ठीक, इसके बाद में लेबोरेटरी में क्या क्या ब्लड शुगर की जांच करवा सकते हैं, बीबीसी, पीपीबीएस, HbA1c। ठीक, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। आप ओवर न्यूट्रिशन जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे या उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओवर न्यूट्रिशन के लिए या अंडर न्यूट्रिशन के लिए डाइटरी मैनेजमेंट करना। अगर आपने डाइटरी मैनेजमेंट सही से कर लिया तो बल्ले बल्ले है। लो कैलोरी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट विथ द हाई फाइबर। ठीक, लेस ऑयल, शुगर, जंक फूड। ठीक, ईट क्या क्या करें, होल ग्रेन्स। ठीक, अनाज खाएं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाएं, पल्सेज एंड लेग्यूमिन्स खाएं, लो फैट मिल्क लें। ठीक, और लीफी वेजिटेबल्स लें। ठीक है, या लीन प्रोटीन्स लें, जैसे कि एग वाइट वाला पार्ट हो गया, फिश हो गया, सोया हो गया, ये सारी चीज़ें आप लें। अवॉइड करें सॉफ्ट ड्रिंक को, चाहे वो आपका कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को, फास्ट फूड को, एक्सेस स्वेट। ठीक, इस सारी चीज़ों को, ज़्यादा पसीना बहाने से आप कभी नहीं पतले होंगे। ज़्यादा पसीना बहाने से बस आप डिहाइड्रेट होंगे, कभी पतले नहीं हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ठीक, फ्राइड आइटम्स को कम कर दे, कंट्रोल करें ठीक, कंट्रोल कीजिए, फिक्स कीजिए मील टाइम को। ठीक, पोर्शन साइज जो है उसको कंट्रोल कीजिए, मतलब पोर्शन साइज का मतलब होगा खाना की जो क्वांटिटी है उसको कम कीजिए, क्वालिटी बस बढ़ाइए। फिक्स्ड मील टाइमिंग कीजिए, नो लेट नाइट ईटिंग, ज़्यादा रात में नहीं खाना चाहिए, इसीलिए 6 से 7 बजे तक आपको शाम को खा लेना चाहिए। ठीक, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, यानी 30 से 60 मिनट रोज़ चलिए। ठीक, साइकिलिंग, ठीक, स्किपिंग, ये सारी चीज़ें कीजिए, योगा कीजिए, ये सारी चीज़ें आप, दुनिया भर के रामायण है आप लोगों को पता है। ठीक, तो बिहेवियरल थेरेपी में जैसे मोटिवेशनल काउंसलिंग, फूड डायरी मेंटेन कीजिए कि आज हमने ये खाया, हम अपना पूरा रूटीन फिक्स कीजिए। मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता था, डॉक्टर आगे ज़्यादा आपको एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लीजिए। रेयर ट्रीटमेंट इन द हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हार्मोनल इशू का अगर कोई दिक्कत है तो इसका ट्रीटमेंट करवाइए, ये सारी चीज़ें हो गई। सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक, ओनली फॉर द मॉर्बिड ओबेसिटी, यानी जिसका BMI 40 से ज़्यादा हो गया उसके लिए ही सर्जिकल ट्रीटमेंट है, बाकी सबके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। ठीक, तो आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए फ्रॉम चाइल्डहुड से हमेशा के लिए। ठीक, और आपका हेल्थ एजुकेशन उसको प्रॉपर दीजिए। कैसे प्रिवेंट करना है, डेली फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, जंक फूड अवॉइड होना चाहिए, मोमो, बर्गर, चाट, समोसा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेगुलर वेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हेल्दी स्कूल मील प्लान होना चाहिए। इनकरेज करना है स्पोर्ट और आउटडोर गेम्स में। ठीक, नहीं कि दिन भर पबजी लेकर भागता ज़्यादा बंदूक चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए। ठीक, तो ये हो गया रोल ऑफ नर्स इन ओवर न्यूट्रिशन। आप अपने घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको भी बताइए। आप असेसमेंट कैसे करेंगे, वही BMI, फैट सर्कम्फ्रेंस वही हो गया। एजुकेशन वही, डाइटरी टीचिंग देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताना है, काउंसलिंग उनको मोटिवेट करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बताना है, मॉनिटर करना है, उनके फॉलोअप के लिए बुलाना है, रेगुलर उनका वेट मॉनिटरिंग करनी है। ठीक, और कम्युनिटी रूल, ऐसा नहीं है कि वेट कम करने के चक्कर में खाना ही छोड़ दें, जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होने लगा, ऐसा नहीं। उसको बैलेंस करना है, कैसे आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, क्या चीज़ें कम करनी है, फैटी डाइट कम करनी है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। रोल ऑफ नर्स क्या होता है, मेंटेन हेल्थ। न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, हेल्थ को मेंटेन करने में। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया। न्यूट्रिशन जो है प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करने में, हेल्थ में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इम्यूनिटी में, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में। ठीक, इन सारी चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्या, हेल्थ। ठीक, अब आपका क्या होगा, न्यूट्रिशन का फाउंडेशन। आप न्यूट्रिशन जो होता है फाउंडेशन होता है हेल्थ का। शुरू में ही गुड न्यूट्रिशन होगा, स्ट्रांग बॉडी होगी, स्ट्रांग माइंड होगा, डिजीज प्रिवेंशन होगा। ठीक, शुरू में ये देख चुके हैं। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट आपका अगर पूछा जाएगा
कि रोल क्या क्या है, ठीक। तो पहला रोल क्या है उसका, न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए। सबसे पहले किस लिए जरूरी है, मेन एनर्जी न्यूट्रिएंट क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा आपका किसमें जो है कैलोरी होता है, इसको आप कमेंट करके बताइए, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। न्यूट्रिशन हेल्प करता है वर्क करने में, स्टडी करने में, मतलब कोई भी वर्क हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर हार्ट बीट, ब्रीथिंग, इन सारी चीज़ों को, मतलब आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपका सपोर्ट करता है, यानी आपका टाइम से ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट सही से होगा, एज के अकॉर्डिंग वेट होगा, हाइट होगी, सारी चीज़ों को करता है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का क्या क्या है, चाहे वो प्रोटीन का अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड टिश्यू हो गया, ठीक। कैल्शियम, विटामिन डी जो होता है स्ट्रॉन्ग करते हैं बोन को और टीथ को आपके, ठीक। आयरन जो हो गया, प्रॉपर ब्लड फॉर्मेशन होगा, आयोडीन जो होता है ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फॉलिक एसिड जो है वो सेल डिवीजन में और फीटल ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ गया गुड न्यूट्रिशन इंश्योर करता है किस चीज़ में, नॉर्मल हाइट और वेट जो होता है उसमें, ठीक। सारी चीज़ें हो गई। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है इसमें, न्यूट्रिशन बिल्ड करता है रिपेयर बॉडी टिश्यू। तो क्या करता है, बॉडी को जो है रिपेयर, जो बॉडी टिश्यू हो रहे हैं डेली बेसिस पे आप ऐसे मार रहे हैं, तो जो 1000 आपके टिश्यू मर रहे हैं उनको कौन सही कर रहा है, वो न्यूट्रिशन की बदौलत है। जो न्यूट्रिएंट्स आपको शरीर में जा रहे हैं उन्हीं की बदौलत है उनको एनर्जी मिल रही है, बॉडी के सारे फंक्शनिंग हो पा रहे हैं, जिससे वो रिपेयर हो पा रहा है। प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या, प्रोटीन। ये क्या करता है, रिपेयर करता है टिश्यू को, फॉर्मेट करता है मसल्स को, हीलिंग को सही करता है इंजरी के, मेंटेन करता है स्किन और हेयर के को, नेल को। एग्जाम्पल के लिए आफ्टर बर्न या सर्जरी हाई प्रोटीन डाइट रिक्वायर्ड, यानी अगर आपको बर्न कि आप जले हुए हैं या कोई पेशेंट जला हुआ है या उसका सर्जरी हुई है, तो उसके बाद में क्या होता है, हाई प्रोटीन डाइट उसको दिया जाता है। कि इम्यून न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे आपके आ जाते हैं, जिंक आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। न्यूट्रिशन मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को। चौथा पॉइंट आपका, न्यूट्रिशन जो है इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। और इम्यून के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो विटामिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हेल्थी न्यूट्रिशन अगर है उसमें क्या क्या, रिपीटेड इन्फेक्शन, अगर हेल्थी न्यूट्रिशन रिड्यूस करता है किसी चीज़ को, आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा, आपको बीमारियां नहीं होने देगा, आपकी डिलेड हीलिंग को सही करेगा, वीकनेस और टायर्डनेस को कम करेगा, ठीक। और न्यूट्रिशन प्रिवेंट करता है डेफिशिएंसी, जैसे कि आपका चाहे वो किसी भी चीज़ का जिस डेफिशिएंसी डिजीजेज जो होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से हो, प्रोटीन से हो रहा है, फिर आयरन से हो रहा है, विटामिन से हो रहा है, वो सारी चीज़ों को सही करता है। एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, डी से आपका क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी से आपका एनीमिया होता है। आप एनीमिया के टाइप कितने होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास आल लग रही है धमाकेदार। चलिए फटाफट ख़त्म करेंगे। कैलोरी डिफिशियंसी में मरासमस, क्वाशरकोर, प्रोटीन डिफिशियंसी में ये सारी चीज़ हो गई। तो प्रॉपर डाइट प्रिवेंट दीज कंडीशन, ठीक। सिंपल था, आगे बढ़ें। अब इसके बाद में हमारा छठा, न्यूट्रिशन मेंटेन करता है नॉर्मल बॉडी वेट को। नॉर्मल बॉडी वेट को जितना ज़रूरत है उतना, बैलेंस डाइट हेल्प करेगा मेंटेन करने में हेल्दी बॉडी वेट को। गुड न्यूट्रिशन प्रिवेंट करेगा अंडर वेट और ओवर वेट या ओबेसिटी को। हेल्थी वेट हेल्प इन प्रिवेंशन डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स को, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमारा हो गया, न्यूट्रिशन मेंटेन करेगा हेल्थी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को, ठीक। न्यूट्रिशन जो है मेंटेन करेगा किस चीज़ को, हेल्थी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को, ठीक। हेल्दी फूड फॉर हार्ट, ठीक। हार्ट के फूड, हेल्दी फूड क्या हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, होल ग्रेन्स हो सकते हैं, नट्स हो सकता है, फिश हो सकता है। एक्सेसिव जंक फूड क्या करेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल करेगा, फैट डिपोजिशन इन आर्टरीज करेगा, हार्ट अटैक का रिस्क को बढ़ा देगा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में न्यूट्रिशन मेंटेन करता है नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम को, ठीक। फाइबर जो है क्या हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, कॉन्स्टिपेशन को आपके रोकता है, इंप्रूव करता है बाउल मूवमेंट को, रिड्यूस करता है कोलन कैंसर रिस्क को। इसके बाद कंट्रोल करता है शुगर लेवल को, फाइबर सोर्सेज को। इसके बाद में फ्रूट हो गया, होल ग्रेन हो गया, पल्सेज हो गए, ये सारे चीज़ों में आपका फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है। वाटर हेल्प करता है आपके डाइजेशन को सही करने में, एब्जॉर्प्शन को सही करने में, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, रिमूव करता है वेस्ट को, ठीक। पानी का काम है। न्यूट्रिशन हेल्प करता है मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शन को। अब आपका न्यूट्रिशन अफेक्ट करेगा ब्रेन एंड इमोशनल स्टेटस को आपका, ठीक। कैसे करेगा, जैसे ग्लूकोज होगा, एनर्जी आपके ब्रेन में
मतलब पूरे शरीर में देगा, ब्रेन में क्या। ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन फंक्शन और मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी विटामिन क्या होता है, नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयरन क्या होता है, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पुअर न्यूट्रिशन कैन कॉज कर सकता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, मूड चेंज, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक, ये हो गया। न्यूट्रिशन कंट्रोल करता है ब्लड शुगर और प्रिवेंट डिजीज को, सारी डिजीज को, सभी चीज़ों को, ठीक। हेल्दी हैबिट होना चाहिए, लो शुगर इंटेक करना चाहिए, ज़्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, दिन में 50 बार चाय नहीं पीना चाहिए, ठीक। अगर पीना है तो शुगर फ्री पीजिए। रेगुलर मील्स, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे छी 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 शुगर फ्री, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग एंड जंक फूड इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक। अब न्यूट्रिशन मेंटेन करता है हेल्थी बोन एंड टीथ को, जैसे कैल्शियम हो गया, आपका विटामिन डी हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें बोन बिल्डिंग में आपके हेल्प करती हैं, ठीक। न्यूट्रिशन प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक, फ्रैक्चर को, डेंटल कैरिज को, ठीक, ये हो गया। इसके बाद न्यूट्रिशन हेल्प करता है रिप्रोडक्शन हेल्थ में, ठीक, रिप्रोडक्शन के हेल्थ में है हेल्प करता है। न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक। इन फीमेल सपोर्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक, प्रिवेंट एनीमिया, हेल्थी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इन प्रेगनेंसी में क्या क्या करता है, प्रिवेंट करता है लो बर्थ वेट भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो बर्थ बेबी को प्रिवेंट करता है। इसके बाद में सपोर्ट करता है फीटल ग्रोथ एंड रिड्यूस करता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को, ठीक, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को जो है रिड्यूस करता है, मतलब बर्थ के समय होने वाले कॉम्प्लिकेशन, मदर को होने वाली प्रॉब्लम को कम करता है। न्यूट्रिशन हेल्प करता है वुंड हीलिंग एंड रिकवरी में। जितने 13 पॉइंट हैं सबको बस पॉइंट अगर नोट कर लिए ना, इतना लिख देंगे, 5 नंबर का काम। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोटीन टिश्यू रिपेयर में वर्क करता है, विटामिन सी आपका कोलेजन फॉर्मेशन में, जिंक वुंड हीलिंग में, आयरन ऑक्सीजन सप्लाई में यूज्ड क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, बर्न में, फ्रैक्चर में, यहाँ सब में जो आपका क्या यूज होता है, न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक। न्यूट्रिशन हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीशन में, जैसे यूरिन के थ्रू, वाटर हेल्प करता है, स्वेट के थ्रू आपका सारे वेस्ट जो होते हैं निकालता है, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। न्यूट्रिशन इंक्रीज करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक। लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बेनिफिट मोर एनर्जी, ठीक, बेनिफिट कहता है मोर एनर्जी, बेटर इम्यूनिटी, हेल्दी एजिंग, लेस क्रोनिक डिजीज, कम से कम क्रोनिक डिजीज होते हैं, ठीक। इसके बाद में आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल में आपका हेल्प करता। अब कंक्लूजन क्या है, अगर तो न्यूट्रिशन प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ बाय सप्लाइंग एनर्जी, हेल्प ग्रोथ एंड रिपेयर, इंप्रूव करता है इम्यूनिटी में, प्रिवेंट करता है डेफिशिएंसी एंड लाइफ स्टाइल डिजीज में, मेंटेन करता है बॉडी वेट। जो भी 15 से 16 पॉइंट आपको बताएं, बस वो पॉइंट आपको याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, इकोनॉमिकल फैक्टर हो, गरीबी हो, आपका कल्चरल फैक्टर हो, ये सारी चीज़ें आपकी जो है अफेक्ट करती हैं। फूड हैबिट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन आर अफेक्टेड बाय मेनी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर। दीज फैक्टर डिसाइड व्हाट वी ईट, हाउ मच वी ईट एंड हाउ द बॉडी यूजेड न्यूट्रिएंट, ठीक। आपके फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हम क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, और आपका बॉडी, हाउ द बॉडी यूजेज न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट कैसे यूज करेगा। आपका फिजिकल हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, ये सारे फैक्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले आ जाता बायोलॉजिकल फैक्टर, उस पर्सन का एज कितना है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, इन सब सारी चीज़ों पे आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कौन सा न्यूट्रिशन देना है इसी के हिसाब से डिसाइड होता है। न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड चेंज विथ एज के साथ में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जैसे 6 महीने तक के बच्चे को केवल दूध, माँ का दूध चाहिए, उसके बाद थोड़ा उसको अदर सप्लीमेंट चाहिए। 3 साल का बच्चा होगा उसको प्रॉपर खाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन एंड कैल्शियम फॉर द ग्रोथ। एडोलसेंट में नीड होता है एनर्जी के लिए और रैपिड ग्रोथ के लिए। एडल्ट में नीड होता है बैलेंस डाइट के मेंटेनेंस के लिए। एल्डरली पीपल में लेस कैलोरी बट मोर विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये हो गया। अब
मेल और फीमेल पे भी डिपेंड करता है। अगर मेल है तो उसको रिक्वायर होगा मोर कैलोरी की ड्यू टू हायर मसल्स मास, ठीक। और फीमेल है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, लड़कियाँ कहेंगे हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपका क्या फीमेल जो होगी नीड होता है आयरन की, इनको ज़्यादा कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, इनका जो है ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से इनको आयरन की ज़रूरत होती है। कैल्शियम की बोन हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है, कैल्शियम की वजह से दोनों लोगों को ज़रूरत होती है। मोर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर को नॉर्मल जितना डेली कैलोरी चाहिए उससे 600-700 किलो कैलोरी डेली ज़्यादा ही चाहिए इन दोनों को, ठीक। चाहे वो प्रेग्नेंट मदर हो चाहे लैक्टेटिंग मदर हो। बॉडी साइज एंड वेट, बिगर बॉडी है तो उसको मोर कैलोरी, मतलब अब 6 फुट का बच्चे में और मेरे हाइट में तो उसके कैलोरी में अंतर आएगा। उसका शरीर बड़ा है, उसको वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके शरीर को चलने के लिए ही ज़्यादा तेल पानी की ज़रूरत होगी, ठीक। समझ में आ रहा ना। तो हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन, कोई डिजीज कंडीशन है तो उसके हिसाब से आपका जैसे डिजीज अफेक्ट द फूड इनटेक एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे फीवर होगा, इन्फेक्शन होगा, इंक्रीज इन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, डायरिया वोमिटिंग में न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा, डायबिटीज़ में या हाइपरटेंशन में क्या होगा डाइट रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, किडनी डिजीज में लो प्रोटीन एंड लो सॉल्ट डाइट होगा, लीवर डिजीज में फैट रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक। इसके बाद में साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे आपका हो गया स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, इमोशंस हो गए, या फिर फूड परफॉर्मेंस हो गया एंड टेस्ट हो गया। पीपुल चूज कर सकते हैं फूड बेस्ड ऑन टेस्ट, स्मेल, फेवरेटिज एंड डिसाइड मूड, ठीक। इन सारी चीज़ों के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, ठीक। जैसे अब इनकम ही नहीं है, जब दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी खा ही नहीं पा रहे हैं तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ है इनकम पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लो इनकम है, लेस क्वांटिटी भी रहेगी, क्वालिटी भी कम रहेगी। हाई इनकम है तो इसमें आपका होता है अच्छा फूड भी खाए, जंक फूड ज़्यादा हो जाएगा, फास्ट फूड ज़्यादा हो जाएगा, ओवर ईटिंग होगा, ये भी खतरनाक होता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अगर एजुकेशन ही नहीं है तो ये भी आपका अफेक्ट करता है। नो बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में पता नहीं है तो इसके लिए नर्सेज की जिम्मेदारी है, CHOs की जिम्मेदारी है इसको मेंटेन करना। फॉलो हाइजीन प्रैक्टिस, लो एजुकेशन कैन टू लीड रॉन्ग बिलीफ अबाउट फूड, पुअर फीडिंग प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें हैं एजुकेशन की वजह से होते हैं। आपके पेशेंट या वर्क पैटर्न ही ऐसा है, हैवी वर्क कर रहे हैं, लेबर है तो मोर कैलोरी की उनको नीड होगी तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। सेडेटरी वर्क लाइफ है, ऑफिस जॉब है, बैठे हैं तो उनका वो वेट बढ़ना जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि एक तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़िया है, ऊपर से वर्क ज़्यादा नहीं है। नाइट शिफ्ट वर्कर हैं, इरेगुलर मील हो रहा है, पुअर न्यूट्रिशन उनका हो रहा है, इससे दिक्कत होती है। कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर जो है, फूड हैबिट एंड ट्रेडिशन हो जाता है, ठीक। एग्जाम्पल के सब कल्चर ईट स्पाइसी फूड, ठीक, वो भी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, ठीक है। सम प्रेफर वेजिटेरियन डाइट, कुछ लोग हैं केवल वेजिटेरियन पे ही बिलीव करते हैं, और सम ईट ओनली द सर्टेन टाइप ऑफ ग्रेन्स। तो ये सारी चीज़ें आपका डिपेंड करती हैं। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन जैसे फास्टिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल, अवॉइड सर्टेन फूड जैसे मीट हो गया, एग हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपके हेल्थ पे अफेक्ट तो करेंगी ना। सोशल कस्टम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाते हैं। फैमिली फैक्टर में जैसे फैमिली साइज, लार्ज फैमिली है, फूड डिवाइड हो जा रहा है, उतना इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो डिपेंड तो करेगा। स्मॉल फैमिली है, बेटर न्यूट्रिशन पॉसिबल है इसमें, क्योंकि कम लोग हैं तो कम खर्चा आएगा। मदर नॉलेज और केयर नहीं है, मदर को नॉलेज नहीं है कि बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे देना है, उसको फीडिंग कैसे करानी है, उसको सप्लीमेंट फीडिंग क्या देनी है, सप्लीमेंट में क्या देना है, 6 महीने के बाद क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, हाइजीन, ये सारी चीज़ें। कुकिंग मेथड एट होम, कुकिंग मेथड क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। हेल्थी कुकिंग होना चाहिए, बॉयलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। अनहेल्दी कुकिंग नहीं होनी चाहिए। डीप फ्राइंग, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब तेल और शुगर, दो चीज़ अगर आप अपने खाने से कम कर देते हैं, निकाल देते हैं, आधी बीमारियां ख़त्म। उसके बाद पानी अच्छा कर लीजिए, 70% 80% बीमारियां तो यहीं से ख़त्म हो जाएंगी आपकी, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी फूड की कैसी है, इसके बाद में क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ एरिया में फूड की अवेलेबिलिटी इजीली है ही नहीं, फिर या पे सीजनल अवेलेबल अफेक्ट डाइट, कुछ सीजन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अवेलेबल है जिसमें विटामिन ज़्यादा है लेकिन आयरन की मात्रा ही नहीं है, तो इस पर भी डिपेंड करता है।
क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट हो रहा है तो मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हॉट क्लाइमेट है तो मोर फ्लूइड और लाइट फूड की रिक्वायरमेंट होगी। इस बार फूड रिलेटेड फैक्टर जैसे फूड क्वालिटी कैसी है, उसकी सेफ्टी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। फूड प्रोसेसिंग कैसा हुआ, उसका प्रिजर्वेशन कैसा हुआ, उस पर भी डिपेंड करता है। मार्केट की प्राइस और इन्फ्लेशन ये भी डिपेंड करता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर में फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव पर्सन है नीड मोर कैलोरी, इनएक्टिव पर्सन है कम कैलोरी की ज़रूरत होगी। स्मोकिंग और एल्कोहल कर रहा है तो उसका एपेटाइट जो है कम होगा, वो कम खाना खाएगा, जिसकी वजह से उसको प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ों की डिफिशियंसी होना लाजमी है। इसके बाद में आपका गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी फैक्टर्स में फूड प्रोग्राम पॉलिसी कैसा है, मिड डे मील सही से मिल रहा है कि नहीं, राशन सही, कितने सारे लोग हैं भारत में, 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं। मान लीजिए इसमें से 30 करोड़ लोग फर्जी हैं, तभी 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ राशन पे डिपेंड है। सरकार अगर ये प्रोग्राम ना चलाए तो 50 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन कैसा हो रहा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस, क्या चीज़ें खानी चाहिए, चिप्स का आएगा इतना अच्छा सा प्रचलन, ऐसे लगेगा चिप्स खा लिए तो एकदम अमृत है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद में सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक, माउंटेन ड्यू, भूख लगा, क्या है माउंटेन ड्यू का ऐड क्या है, डर के आगे जीत है। तो ऐसे प्रचार भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि माउंटेन ड्यू पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नुकसान करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे, डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। लास्ट टॉपिक आई थिंक ये होने वाला है हम लोगों का, ज़्यादा लंबा खींच के क्या 10 मिनट और दीजिए, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा आपका। डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स अभी एक बार आपने देखा, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके फूड में पाए जाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ डेवलपमेंट में, मेंटेन करने में, रिपेयर बॉडी टिश्यूज को, रेगुलर ऑफ द, और सिंपल अगर मीनिंग इसका देखा जाए तो आपका न्यूट्रिशन इज द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड दैट हेल्प द बॉडी वर्क प्रॉपर्ली एंड स्टे अलाइव। ठीक, यानी बॉडी को सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस आपके न्यूट्रिशन में होते हैं उसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फुल एंड डिटेल में इसको देखिए। न्यूट्रिशन काइंड क्लासिफाइड मेन वे मेनली बेस्ड ऑन द अमाउंट, कितना नीड है, उसका फंक्शन कैसा है, इसके आधार पर केमिकल स्ट्रक्चर या नेचर कैसा है, और रिसेंसिबिलिटी किससे है। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा किस चीज़ का है, पहला क्लासिफिकेशन में जो हमारा आ जाता है, तो पहला क्लासिफिकेशन जो आ जाता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अमाउंट। ठीक, क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन द अमाउंट के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है कि हमारे बॉडी को रिक्वायर कितना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जिसको ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है, ठीक, लार्ज क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत है वो आपका क्या हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है। वो आपका क्या हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है। जैसे कि आप इन्हें ग्राम पर डे, यानी ग्राम में जिसकी ज़रूरत हो जाती है ज़्यादा मात्रा में। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक, जैसे कि आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन हो गया, फिर आपका फैट हो गया, ये सब आपके क्या आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बड़े न्यूट्रिएंट, ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। वाटर हो गया। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट के बाद, कार्बोहाइड्रेट अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा टाइम नहीं टेक करेंगे क्योंकि अगला चैप्टर ही कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स मेनली मेड बाय द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फार्मूला वगैरह आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। फंक्शन क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रॉपर ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए जरूरत है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, नहीं बचाता, प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से बचाता है। हेल्प करता है फैट के मेटाबॉलिज्म में, प्रिवेंट करता है कीटोसिस को। ठीक, एनर्जी इसमें कितनी मिलती है, 4 kcal पर ग्राम, यानी अगर 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक, 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलेगी। सोर्स क्या है, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आपका पोटैटो खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, जगरी यानी आपका गुड़, भेली जिसको कहते हैं कुछ लोग, फ्रूट्स में होता है, ठीक, ब्रेड में होता है, बिस्किट में होता है, सारी चीज़ों में होता है। टाइप क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले चैप्टर में इसको देखेंगे। इसके बाद प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन आता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन किस लिए, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बॉडी बिल्ड करने के लिए होता है। मेन किससे होता है, अमीनो एसिड से मेन होता है, मेड होता है यानी बनता है। अमीनो एसिड क्या होता है, कमेंट करके बताइए। फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चे को और प्रेग्नेंट मदर को। रिपेयर करने में टिश्यू के, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है।
फॉर्मेशन करने में एंजाइम एंड हार्मोन्स को, इसके बाद हेल्प करता है इम्यूनिटी मेंटेन करने में और आपका मेंटेन फ्लूइड बैलेंस को, और कैन गिव एनर्जी इफ नीडेड, ठीक। और अगर ज़रूरत है तो एनर्जी भी देता है, ये भी 4 kcal देता है, यानी 1 ग्राम आपके प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ही होती है। इसके बाद में आपका देखिए 4 किलो कैलोरी होती है, कहाँ से मिल जाएगा? दूध खाइए, अंडा खाइए, इससे मिल जाएगा आपको। फिश खाइए, मछली खाइए भून के, मीट खाइए, मुर्गा, चिकन, पल्सेस, सोयाबीन, दाल, नट्स, इसमें होगा। टाइप कितने होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, ठीक। तो जैसे कंप्लीट प्रोटीन होगा, एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें होते हैं। इनकम्प्लीट में जैसे दाल में, सीरियल्स में, इसमें नहीं होता है सब, ठीक। फैट, लिपिड, इसमें एनर्जी कितना पाई जाती है कमेंट करके बताइए, अभी अगले स्लाइड पे तो है ही, ठीक। फैट आर द कंसनट्रेटेड एनर्जी न्यूट्रिएंट मेड द फैटी एसिड एंड ग्लाइको, इसमें आपका पाया जाता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक। यानी 1 ग्राम में आपका 9 kcal पाया जाता है, ठीक। कितना? 9 किलो कैलोरी पाया जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। सोर्स क्या? ऑयल, घी, बटर, नट्स, सीड्स, मीट, एग, ऑयल, ये सारी चीज़ें आपके आ गई। इसमें टाइप में सेचुरेटेड फैट आ जाता है, अनसेचुरेटेड फैट आता है, ट्रांस फैट आ जाता है, अगले लेक्चर में देखेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। वाटर में लार्ज क्वांटिटी में डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, लेकिन इसका फंक्शन क्या? एनर्जी तो नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन फंक्शन में मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को, हाइड्रेशन मेंटेन करता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, रिमूव करता है बेस्ट थ्रू द यूरिन, ठीक। ये सारी चीज़ें करता है, सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिशन के, ठीक। सोर्स क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट हो गए और सूप हो गया, मिल्क हो गया, इन सारी चीज़ों से आपको पानी मिल जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको कम मात्रा में, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को नीड होती है, मतलब मिलीग्राम में आपको ज़रूरत होती है पर डे, इसको आपको कह सकते हैं मिलीग्राम या माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरत होती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें आपका विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक। अब आप में विटामिन क्या होता है? विटामिन ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नीड करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन। क्या क्या हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म में, इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को, मेंटेन करता है स्किन, आई, बोन एंड नर्व को के फंक्शन को, ठीक। और आपका इसेंशियल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों को पता ही है। अब इसमें विटामिन 2 तरीके के आपके होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपका क्या होता है? ADE आते हैं, ठीक। यानी ADE आपका आ गया कीड़ा जिसको कहते हैं, उल्टा अगर याद रखना हो तो कीड़ा याद रखिए, कीड़ा, ठीक। यानी ADE, ठीक। और B और C आपका क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक। तो विटामिन ए विजन और आपके इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के लिए ज़रूरी है, और आपका विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। वाटर सोल्यूबल में B कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यानी B1, B2, B3 आ जाता है, C आ जाता है, यानी B1 से लेकर B12 तक का जो है एनर्जी के लिए जरूरी है, नर्व के लिए जो विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, वुंड हीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद मिनरल्स में आपके क्या आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, इसेंशियल होता है बिल्डिंग टिश्यू एंड द रेगुलेशन बॉडी फंक्शन, ठीक। स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, ठीक। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जैसे आयरन हो गया, ठीक। थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन, ठीक। मसल्स एंड नर्व फंक्शन में जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये आपके मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन के लिए आयोडीन यानी थायराइड से बचाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में आपके टाइप में मेजर मिनरल्स में क्या आ जाता है? नीड होता है मोर अमाउंट में, जैसे कि कैल्शियम होता है, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये आपके मेजर में आ जाते हैं। ट्रांस मिनरल्स में आपके आ जाते हैं आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांस में आ जाती हैं, यानी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन आप बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, यानी अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको उनके केमिकल नेचर के आधार पर अगर क्लासिफाई किया जा रहा है तो क्या होगा? ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। जिसमें कार्बन कंटेंट होगा वो आपका ऑर्गेनिक होगा, ठीक। इंक्लूड होगा जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, इसमें कार्बन होता है, तो ये आपका क्या होगा? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। इसके बाद में इनऑर्गेनिक में क्या, जिसमें कंटेंट नहीं होता है क्या? कार्बन आपका जिसमें कंटेंट नहीं होता है ये आपका होगा। इंक्लूड होगा जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इसमें आपका कार्बन नहीं होता है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, जैसे कि एनर्जी यील्डिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देने वाले हैं
कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 4, लेकिन फैट सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम में देता है। ठीक, ये हो गया एनर्जी यील्डिंग। नॉन एनर्जी यील्डिंग जो एनर्जी नहीं दे सकते हैं लेकिन शरीर के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, डाइटरी फाइबर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इसेंशियलिटी, यानी कितनी ज़रूरत है हमको उसके आधार पे जो क्लासिफाई किया है, यानी जो इसेंशियल है और जो नॉन इसेंशियल है। तो इसेंशियल में क्या हो गया, मस्ट बी टेकन फ्रॉम डाइट। ठीक, ये आपका इसेंशियल है, ये इसको डाइट में जरूर लेना चाहिए। किस लिए, एग्जाम्पल के तौर इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, आपका हो जाएगा इसेंशियल फैटी एसिड हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, इनको लेना जरूरी होता है। ठीक, इसके बाद में नॉन इसेंशियल जैसे बॉडी कैन प्रोड्यूस देम। ठीक, और ये जो होते हैं नॉन इसेंशियल, इसको बॉडी खुद से भी बना लेता है, आपको डाइट में नहीं भी लेंगे चल जाएगा। जैसे सम अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ठीक, इसको बॉडी खुद से भी बना लेता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स लिस्ट, ठीक, जैसे 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स है। ठीक, अगर इसके हिसाब से जाएगा सबसे ज़्यादा मेजर कौन कौन है, 6 है। पहला है आपका कार्बन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पाँचवा मिनरल और छठवां आपका वाटर। इतना जरूरी है। डाइटरी फैट फाइबर जो है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मेजर 6 में नहीं आते हैं। ठीक ठीक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया और वाटर हो गया। इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्विक नर्सिंग एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी यील्डिंग में कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 9, 2 बार दे चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। मेन एनर्जी आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट शरीर में टूटता है, उसके बाद में आपके फैट टूटते हैं, इसके बाद में आपका क्या टूटता है, प्रोटीन टूटता है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके बाद में हमारा आ गया फूड, लास्ट टॉपिक है फूड, और हमारा मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फूड, फूड इज एनी सब्सटेंस जो कि सॉलिड हो या लिक्विड हो, व्हिच व्हेन ईटन एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, जो कि हम खा रहे हैं और बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, उसी को फूड कहेंगे, खाना कहेंगे। इट गिवन एनर्जी, एनर्जी देगा, हेल्प करेगा ग्रोथ में, रिपेयर करने में टिश्यू को, मेंटेन करेगा ओवरऑल हेल्थ को। ठीक, ये हो गया। फूड इज नेसेसरी फॉर किस लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरत है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फंक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग यानी एनर्जी देगा, पहला फंक्शन हो गया। मेन एनर्जी गिविंग में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए। फूड प्रोवाइड करेगा एनर्जी, वाल की सारी चीज़ों में एनर्जी जहाँ जहाँ लगती है वही एक्सरसाइज वगैरह में होगा। बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ है एंड रिपेयर में आपका फूड का इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, रिपेयर करने में, डैमेज जो हो रहा, हीलिंग ऑफ द वुंड, मसल फॉर्मेशन में, इन सारी चीज़ों में फूड हेल्प करता है। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, आपका बॉडी बिल्डिंग, आपका न्यूट्रिएंट हो गया। इसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शन में जैसे कि इम्यूनिटी आपको मजबूत करेगा, तो ये आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन में होगा, जैसे आपके विटामिन हो जाते हैं। ठीक, विटामिन सी हो गए, सारी चीज़ें आगे इंप्रूव करता है आपकी इम्यूनिटी को। इसके बाद में रेगुलर फंक्शनिंग में जैसे जो रोज़ आपका है डेली फंक्शनिंग है, तो उसमें वाटर आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, डाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। ये डेली वर्क में हेल्प करता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, फाइबर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें डेली वर्क करती हैं। क्लासिफिकेशन फूड का क्या होगा, आप अगर खाने को ही क्लासीफाई करना हो तो आप खाने को कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय द केमिकल नेचर। ठीक, केमिकल नेचर के आधार पर आप इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मीन्स। ठीक, मीन्स का मतलब क्या हो गया, तो फूड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर प्रेजेंट इन इट। ठीक, कौन सा नेचर इसमें प्रेजेंट है, ठीक, इसके आधार पर, केमिकल नेचर कैसा प्रेजेंट है इसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट इंक्लूड हैं, तो आप इसको, ठीक, कौन सा न्यूट्रिएंट्स चलिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से इंक्लूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, डाइटोफाइबर्स हो गया। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इनको फूड को एक्सप्लेन जो है डिवाइड किया गया है। एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक, अब मेन एनर्जी न्यूट्रिएंट्स तो ये है, एग्जाम्पल इसका क्या है, राइस हो गया, वाइट हो गया, मतलब आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया। वर्क क्या है, एनर्जी देना कार्बोहाइड्रेट का। अब जैसे प्रोटीन हो गया, बॉडी बिल्डिंग में इसका वर्क है,
ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, फैट एग्जाम्पल के लिए ऑयल से मिल जाता है, घी से मिल जाता है, बटर से मिल जाता है। वर्क क्या है, एनर्जी देने के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के यानी फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन प्रोटेक्टिव करता है, मिनरल्स जो होता है स्ट्रॉन्ग करता है बोन्स को और ब्लड फॉर्मेशन को। ठीक। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को, इंप्रूव करते हैं डाइजेशन को। वाटर करता है ट्रांसपोर्टेशन में, आपके न्यूट्रिशन को हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन फूड का क्या है, फंक्शन इन द बॉडी, मतलब ऐसा कौन सा फूड को ऐसे क्लासिफाई किया गया है जैसे कि उनका फूड का क्या फंक्शन है बॉडी में, उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ठीक। तो मेन जो फूड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट फंक्शन इन परफॉर्म, यानी बॉडी में जा रहे हैं, शरीर में जा रहे हैं तो कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से फंक्शन को कर रहे हैं, उसके आधार पे 3 भाग में क्लासिफाई। एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक, इसके आधार पे। दूसरा हमारा हो जाता है बॉडी में बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें एनर्जी अगर दे रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एनर्जी देता है, जैसे कि राइस वाइट ये सारी चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीज़ें आ जाती हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग में आ जाएगा तो उसमें प्रोटीन आ जाता है जो कि ग्रोथ को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वर्क क्या करता है, इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। ठीक। इसके बाद में क्लासीफाई आप फूड बाय द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक। और इसके बाद में फूड को जो क्लासीफाई किया गया है उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। ठीक। 2 ही चीज़ें आपकी आ जाती है। दिस कंटेंट कार्बन एंड आर लिविंग ओरिजिन नेचर। ठीक। यानी जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, वही किस में आपका कार्बन कंटेंट है कि नहीं है, उसी के आधार पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपका हो जाता है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं होते हैं वो आपका फूड जो है इनऑर्गेनिक में आ जाता है। इसके बाद में हमारा क्लासिफिकेशन फूड बाय मास, ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं नीड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ईट थे नीड इन ग्राम्स में, वही सारी चीज़ें हैं। फूड में भी आपको वही सारे जो क्लासिफिकेशन वही देखने हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में स्मॉल मात्रा में ज़रूरत होगी तो ये हो जाएगा। इसके बाद में क्लासीफाई फूड आप फूड बाय द ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन है। ठीक। कि आपका ये आपका जब आर श्रीवानी पढ़ेंगे तो उसमें एक टेबल में पूरा दिया हुआ है, उस टेबल को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक। आर श्रीवानी में टेबल में भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब आपका प्लांट से हो रहा है जैसे सीरियल्स हो गए, पल्स हो गया। अब एनिमल से हो रहा है तो मीट्स हो गए, एग हो गया, फिश हो गए, सारी चीज़ हाई क्वालिटी प्रोटीन ये सारी देते हैं। विटामिन B12 ओनली इन एनिमल फूड, अगर विटामिन B12 चाहिए तो आपको एनिमल फूड खाना ही पड़ेगा। ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में क्लासिफिकेशन फूड ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक। तो न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पे फूड को ग्रुप में अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट कितना है उसके आधार पे यही है आपका सीरियल एंड मिलेट्स। ठीक। पल्सेज एंड लिग्यूमिनेज। इसके बाद में नट्स एंड ऑयल सीड्स जो हो गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गई, बरहो याद कर लीजिएगा। ठीक। मीट एंड फिश ऑफ द पोल्ट्री, फिश एंड पोल्ट्री। ठीक है। एग हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, अदर वेजिटेबल्स हो गए, रूट एंड ट्यूबर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फैट एंड ऑयल्स हो गया, शुगर एंड जैगरी हो गया। ठीक। तो ये आपका किसी 12 ग्रुप है जो न्यूट्रिएंट्स के आधार पे क्लासीफाई किए गए हैं। बस इतना ही है और ये हेल्प करता है प्लान करने में, बैलेंस डाइट को, डाइट चार्ट प्रिपेयर करने में, टीच करना पेशेंट के न्यूट्रिशन चार्ट को। ख़त्म। ठीक। तो ये था हमारा 1 शॉर्ट लेक्चर पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर पूरा कॉम्बिनेशन है पूरे न्यूट्रिशन का, पूरे हर एक चैप्टर 13 चैप्टर में उसका थोड़ा करके डाल दिया है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अगले चैप्टर में 1 घंटे से कम में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड चैप्टर के 1 शॉट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।